नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। पिछले हफ्ते हम लोग नहीं थे, मैं नहीं था, बाकी टीम आप तक चर्चा लेकर आई। शार्दुल ने इसको होस्ट किया था। बहुत सारे आप लोगों के लेटर्स थे, इस बार भी बहुत सारे आपके लेटर हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। आनंद, आपके लिए ख़ास 2 लेटर हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। और मेरे साथ आज जो चर्चा में पैनल है उसका मैं जल्दी से आप लोगों से परिचय करवाता हूँ। ऑनलाइन हमारे साथ हृदय जोशी जुड़े हैं। आज हृदय, कहाँ आप निकल गए? पहाड़ों आपने की ओर? जो आदेश दिया उसके हिसाब से मैं अभी उत्तराखंड में हूँ हाँ। कुछ दिन के लिए, जहाँ फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। एक रिपोर्ट हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं न्यूज लॉन्ड्री पर, और उसके आगे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड में। हालांकि बेहतर अभी खबर ये है कि थोड़ा बारिश हुई है, उससे कई जगह आग पर काबू आ गया। ठीक बात है। तो आप लोगों को इस खबर का इंतज़ार रहना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड से आई है, जहां जंगलों में आग लगी। तो उस पर एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा शार्दुल और आनंद, आप दोनों हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ ही, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान आज जुड़े हैं चर्चा में। आपका नाम सुमित मस्कर। सुमित ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आज हमारे साथ जो मुद्दे हैं इस हफ्ते की, जो बड़ी सुर्खियां हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे, उस पर सुमित की राय जानना और महत्वपूर्ण होगा। शार्दुल, जो सुर्खियां उस पर जाएं उससे पहले एक दो और जानकारियां आप लोगों के लिए हैं, जो कि एक बड़ी जानकारी। हमारा जो ऐप और हमारी जो वेबसाइट है, लंबे समय से एक प्रक्रिया चल रही थी, इसको हम कैसे डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए फ्रेंडली बना सकें, उनके यूज़ कामकाज को आसान कर सकें, वो भी हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकें। तो वो काम पूरा हो चुका है और न्यूज़ेबल के ज़रिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का और हमारे ऐप का। इसके अलावा एक दो ऑफ़र हैं। हमारा जो प्रेस फ्रीडम वीक का ऑफ़र है, शार्दुल। तो जो प्रेस फ्रीडम वीक का ऑफ़र है उसका हमने पिछले सप्ताह भी जिक्र किया था कि हमारे इलेक्शन फंड, धन्यवाद, आपने पूरे कर दिए हैं, वो पूरे हो चुके हैं, तो रिपोर्ट आप तक सारी पहुंचेंगी। लेकिन क्योंकि ये प्रेस स्वतंत्रता सप्ताह था, तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री का और द न्यूज़ मिनट का जॉइंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इस ऑफ़र में आपको एक के साथ एक फ्री बेसिकली आपको मिलेगा। एक सब्सक्रिप्शन अगर आप खरीदेंगे तो एक आपको मुफ्त में मिलेगा, वैसा ही जो आप अपने किसी मित्र को या परिवारजन को दे सकते हैं, गिफ्ट कर देंगे। हाँ। और आप ईमानदार पत्रकारिता को तो बढ़ावा देंगे ही, उनकी भी उम्मीद है सामाजिक ज्ञान में और ईमानदार पत्रकारिता खबरें लाने में उनकी मदद करेंगे। तो ये तो एक जानकारी थी। सुर्खियां जो हैं उस पर, इलेक्शन का सीज़न अपने पूरे चरम पर है। हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री, विपक्षी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी, तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वो लोग भी एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं, जनता को अपनी तरफ खींचने की, मतदान की कोशिश कर रहे हैं। वोट ज़रूर डालिए। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथे चरण का मतदान होना है अगले 2-3 दिनों में। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है। मैं पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में था, वहाँ से चुनावी कवरेज कर रहा था। उससे जुड़ी तमाम हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, ख़बरें हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो आप न्यूज़ लॉन्ड्री के हिंदी और अंग्रेज़ी की जो हमारे यूट्यूब चैनल हैं, हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ पर देख सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुर्खियाँ जो हैं इस हफ्ते की, उसको जल्दी से अगर शार्दुल आप हमारे श्रोताओं को बता दें। जी अतुल, तो पहली तो राजनीति और चुनाव से जुड़ी सुर्खी है कि इन लोकसभा चुनावों में अब जब निश्चित हो चुका है कि पार्टियां किस और कितनी सीटों पर लड़ रही हैं सभी चरणों में, तो कांग्रेस ने इस बार अपने साथियों को, इंडिया अलायंस के, 101 सीटें दी हैं और वो 328 सीटों पर लड़ रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम संख्या है। 2019 के मुकाबले भी 93 कम है। 2019 के मुकाबले तो 93 कम है, पर ऐतिहासिक रूप से जब से लड़ते आई कि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में सबसे कम संख्या की सीटों पर वो लड़ रहे हैं। तो एक इस पर छोटी सी कमेंट्री आप देख सकते हैं, मतलब संकुचित हो रही है आनंद। ये किस तरह का सिग्नल है कि कांग्रेस पार्टी 328 सीटों पर लड़ रही है? तो एक तरह से देखा जाए, जो 272 का आंकड़ा होता है उससे थोड़ा सा ही आगे सीटों पर लड़ रही है। और जिस तरह की स्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी की, बहुत सारे स्टेट में उसकी अनुपस्थिति है, ऐसे उसके नज़रिए से देखा जाए तो बड़ा एक संकट का इशारा है कि कांग्रेस पार्टी संकुचित हो रही, सिकुड़ रही थी, लेकिन आगे के नज़रिए से देखें तो अब वो बहुमत के लिए अकेले दम पर सरकार बनाने वाली स्थिति के में अपने को देखती भी नहीं है। नहीं, देखिए, ये जो बहुत ही जो वर्चस्व वाली
जो पार्टी स्ट्रक्चर जो कांग्रेस सिस्टम रजनी कोठारी ने जो कांग्रेस को कहा था, जिसमें कि अम्ब्रेला पार्टी की तरह सभी समुदायों का उसमें प्रतिनिधित्व था, और तो वो उसके बाद जब उनका थोड़ा सा चुनावी रूप से जो कमज़ोर हुए, उसके बाद वो कोएलिशन एरा में से समझौता नहीं कर पाए, और कई जगह जहाँ वो मजबूत हैं वो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ उनकी सहयोगी पार्टियाँ जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, तो उनको ग्राउंड नहीं दे रही थी। इस बार बदलाव ये हुआ है कि वो जो पुराना फॉर्मूला जो एक कई चुनावी रणनीतिकारों ने कहा था कि जहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ ज़्यादा मजबूत हैं वहाँ उनको ग्राउंड दीजिए, जहाँ मजबूत हैं वहाँ दीजिए, तब जो ऑपोजिशनल स्पेस का जो अलायंस है वो एक सशक्त रूप से सामने आएगा। तो इस पर एक जो कांग्रेस में पहले अहम था कि नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस है, उससे मेरे ख्याल से 2 कदम पीछे आई है, और इस पर एक जो है रिकॉन्साइल की है कि अभी वर्तमान जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, उसमें उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और वो जो ऑपोजिशनल स्पेस की वो जो ध्रुव है, जो एक पोल तो बनी रहेगी, सबसे पाइवट जो है वही है, लेकिन उसे जो है एक भविष्य में जो है वो एक लार्जर अलायंस के तहत उसको जितने कॉन्सेशंस देने होंगे, इलेक्टोरल कॉन्सेशंस, उसका एक इसमें प्रतिबिंब दिखता है। ठीक बात है। सुमित, आप इसको कैसे देखते हैं हिस्टोरिकली? नहीं, हिस्टोरिकली तो हम इसको, जैसे इन्होंने बताया पहले ही कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जिसको कहा है रजनी कोठारी ने, वो तो काफ़ी टाइम से बदल चुका है, लेकिन अभी वाले जो चुनाव चल रहे हैं उसमें काफ़ी जो अलग अलग क्षेत्र में समीकरण बदल चुके हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात अगर हम देखें तो 48 सीटें हैं, यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पर हैं, और इस बार कांग्रेस वहाँ पर गठबंधन में जो है वो शिवसेना और एनसीपी के साथ है। तो वहाँ पर उन्हें शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली सेना है, उनको काफ़ी सीटें छोड़नी पड़ रही है। तो वहीं हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि कांग्रेस ने जो अभी एडजस्टमेंट्स की है वो जो रीजनल जहाँ जहाँ ताकतें हैं उस हिसाब से अपनी सीट्स कम की है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि वो चाहते भी है कि रीजनल ताकतें हैं वो अपना स्पेस बनाए रखे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी 2 स्टेप पीछे लेना ही पड़ रहा है ताकि अपने लार्जर इंटरेस्ट के लिए। ठीक बात। तो ये रियलाइजेशन का भी मसला है कि उनको एहसास हो गया है कि भाई अगर बने रहना है इस पूरे गेम में या पावर के उसमें, तो अपनी असल स्थिति को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। शार्दुल, आगे आप बात। देखिए, बहुत ही लिमिटेड बात मैं कहूँगा कि ये आपके आकलन पर सिर्फ निर्भर नहीं करता कि आपकी किसी भी टकराव में, किसी भी युद्ध में, किसी भी द्वंद्व में क्या स्थिति है। जो यथार्थ सबको दिख रहा है उस पर भी निर्भर करता है, और आपके अंदर इतनी चपलता होनी चाहिए कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल सकें। आज उस पार्टी में वो दम नहीं है जो 10 साल पहले भी था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली इस बात को स्वीकार करने में, अपनी स्थिति को, अपने सच को स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नीति बना सकते हैं, नहीं तो आप मुगालते में ही रहेंगे फिर। अगली सुर्खी भी राजनीति से ही जुड़ी है, हमारे चर्चा की बातचीत का आज विषय भी है वो। बसपा की सुप्रीमो सुश्री मायावती ने मंगलवार को अपने भांजे आकाश आनंद को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर जो बोलते हैं उसको, उससे हटा दिया, और उसका मतलब मोटा मोटा ये कहा कि अभी उन्हें और परिपक्वता लाने की आवश्यकता है, और उन्हें 6 महीने से और कुछ हफ्ते, मतलब इतने समय पहले ही उन्हें ये सब दायित्व, जिम्मेदारी दी गई थी, और उन्हें भाषण भी दिए थे। तो कयास लगाए जा रहे हैं, वही सब हम बातचीत करेंगे भी, पर ये एक बड़ी खबर है क्योंकि बसपा एक बड़ी पार्टी है सीटें ना जीतते हुए भी। हरियाणा से है दुष्यंत चौटाला, अब वो कांग्रेस के सपोर्ट में बाहर आ गए हैं। तो भाजपा से नायब सिंह सैनी का, जो भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री बदले थे, 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया था, और उसके बाद जेजेपी है, जो दुष्यंत चौटाला जो पहले अलग हुए थे, उन्होंने भी
समर्थन वापस ले लिया और अब ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को समर्थन देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस अगर सरकार बदलना चाहती है तो वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस दल देखे, लेकिन हमारा मतलब परोक्ष रूप से समर्थन है उन्हें। संदेश खली से खबर है, आज समय रहा तो शायद उस पर भी थोड़ी बातचीत होगी। संदेश खली की चर्चा का 3-4 सप्ताह पहले बात हुई थी, जो वहाँ से खबर आई थी कि इतना वहाँ पे जो टीएमसी लीडर जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन अब शाहजहां शेख और उनके जो साथी भी थे, मेरे दिमाग से उनके साथी का नाम निकल रहा है, तो वो मतलब पूरा गिरोह लंबे समय से ऐसा करता आ रहा था और वो पॉलिटिकल बाहुली थे। वो पहले कम्युनिस्टों के भी साथ थे, लेकिन लंबे समय से वो तृणमूल कांग्रेस के साथ चल रहे थे। तो इस हफ्ते एक पहले स्टिंग आया जिसमें कोई कथित, अभी ये बातें पक्की नहीं हुई हैं, कथित लोकल भाजपा नेता थे, वो कह रहे थे कि ये सब तो शुभेंदु अधिकारी ने प्लान करके किया था। और फिर एक जो शिकायत करने वाली महिला थी, उन्होंने कहा कि मुझसे कोरे कागज़ पर साइन कराए गए और ये सब एक सुनियोजित तरीके से की थी। लेकिन बात तो हम करेंगे ही, लेकिन एक आरोपी महिला ने, जिसने आरोप लगाए थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये सब आरोप झूठे थे। तो वो फिर विवाद में पड़ गया है। ये ममता बनर्जी इसको आगे से बढ़ा रही हैं और लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जानबूझ के चुनाव के लिए ऐसा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से एक फिर से चिंताजनक खबर आई। जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में एयरफोर्स के लोगों को पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें करीब 4-5 लोग घायल हो गए थे और उसमें फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया उधमपुर के, लेकिन रास्ते में पहुंचते पहुंचते एक वो एयरफोर्स के कर्मचारी की मृत्यु हो गई और 4 अभी भी घायल हैं। उनकी स्थिति अभी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। तो आतंकवादी हमले के बाद वहाँ और फिर से बयानबाजी भी हुई क्योंकि चुनाव का सीज़न है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार या विपक्ष कोई बहुत तेज़ी से इस मुद्दे को पकड़ रहा है। जो हमारा पिछले सप्ताह का चर्चा का विषय था हसन में प्रज्वल रेवन्ना का, तो उसमें भी 1-2 अपडेट आई हैं। एक तो इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस उनके खिलाफ जारी कर दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था की, मतलब इंटरपोल के थ्रू जो सारे कनेक्शन है वो भी सब हरकत में आ गए हैं। लेकिन आज एक सुबह और अपडेट इसमें आ गई कि वहाँ से भी कोई एक जो आरोप मतलब लगाने वाली महिला हैं, एक उनमें से कह रही हैं कि मुझसे भी बहला फुसला कर दबाव डालकर शिकायत करवाई गई। लेकिन अभी वो अपडेट नहीं हुआ है। हम शुक्रवार 11 बजे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो और अपडेट आएगी तो आपको पता चल जाएगी। चुनावों से जुड़ी एक और चीज़ कि कर्नाटक का भाजपा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, पूर्व ट्विटर के नाम से जाने वाले एक्स प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो SC ST OBC हिंदुओं के फंड ले जाकर, और जो उनकी तरफ फंड जाने चाहिए और जो रिसोर्सेज जाना चाहिए, समर्थन जाना चाहिए, उन्हें छीन कर उनसे मुसलमानों को दे रही है और देने का उनका प्लान भी है। तो इस पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई। उन्होंने उसे एक्स से तुरंत हटाने को कहा और 7 मई को यानी मंगलवार को, तब तक वो पोस्ट बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी हटाए जाने से पहले, लेकिन तब भी कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप में कहूँगा कुछ तो कहा इसी ने, अभी तक तो कह भी नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त रूप से टिप्पणी की कि राजस्थान की अरावली रेंज में जो ये अवैध माइनिंग चल रही है, इसे रोका जाना चाहिए। और उन्होंने सरकार के जो नुमाइंदे थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनसे पूछा कि भाई आप इस पर क्या कर रहे हैं और ये इसकी इजाज़त ही कैसे दी गई जब ये पूरी तरह से अवैध है। तो ये बड़ी खुशी है और आज का मेरा रिकमेंडेशन भी इससे जुड़ा है। मणिपुर में बहुत भयंकर तूफान आया, हेल स्टॉर्म, चक्रवात, और वहाँ पर करीब 15,000 घर बुरी तरह मतलब नुकसान हुआ। यानी 15,425 घर बुरी तरह डैमेज हो गए हैं। और राज्य सरकार ने अभी तक जो खबर आई है करीब 42 वहाँ पे राहत शिविर लगवाए हैं। लेकिन ये लगातार आप देखिए किसी ना किसी प्रकार के तूफान का और प्राकृतिक आपदा का आना लगातार जारी है। और हम श्योर अगर चाहें तो देश उस पर कहना कुछ पसंद करेंगे। इस हफ्ते चुनावी बयान तो चलते ही रहते हैं, तो सभी की तरफ से आए तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने, मैं नहीं जानता, ये तो प्रधानमंत्री की बात तो प्रधानमंत्री ही जाने,
लेकिन उन्होंने अचानक कहा कि अंबानी अडानी की बात अब कांग्रेस ने करनी बंद कर दी, तो शायद टेम्पो में पैसे या ऑटो में पैसे उनसे गए होंगे और कांग्रेस ने कितने लिए ये भी हैं। कहा कि काला धन जो आ रहा है भर भर कर टेम्पो में। हाँ, मुझे लगा, मैं इससे पहले और कोई कुछ कहे, मुझे लगा कि शायद वो शीट ना एक्सचेंज हो गई थी, पुराने वाली आ गई प्रधानमंत्री के सामने। पर फिर मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो प्रधानमंत्री तो मतलब स्वतः दे रहे थे, इम्प्रॉम्प्टू, पढ़ के तो नहीं बोल रहे थे। तो भाई अब तो डिमोनेटाइजेशन हुआ भी 8 साल हो गए, नोट आए कहाँ से? तो बहरहाल ये, और इसमें फिर जैसे अगर 80 ये है तो 20 कांग्रेस वाले भी कहा कि हम ऐसे पैसे पीछे कैसे रह सकते हैं, हम भी बयान देंगे एक थोड़ा उल जलूल सा। तो उनके विदेशी कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा, आप जानते ही होंगे, वो बार बार पैर अपने मुंह तक पहुंचा लेते हैं। तो उन्होंने भी कह दिया कि भारतीय अलग अलग जो विविधता है हमारी, तो दक्षिण भारतीय क्योंकि उनका स्किन कलर से त्वचा जोड़ का दिया रंग ज़्यादा, पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो वो अफ्रीकन है, और पूर्वी भारतीयों का पिगमेंटेशन थोड़ा कम है तो वो चाइनीज़ जैसे हैं, और मध्य भारतीयों का कुछ ऐसा ही है, मसाले ज़्यादा खाते हैं तो वो मिडिल ईस्टर्न है। तो फिर कांग्रेस को भी पीछे हटना पड़ गया। फिर उनके भी प्रधानमंत्री ने ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट पर से इस्तीफा दे दिया, मजाक की बात से अलग। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को तुरंत लपक लिया था और उन्होंने कहा देखिए हमें तो अब ये भारतीय भी नहीं बता रहे। तो ये बयानबाजी और गलत बयानबाजी चल रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह से इन दिनों लपक रहे हैं उसके हिसाब से वो जॉन्टी रोड्स को कुछ दिन में पीछे छोड़ देंगे, केवल लपक ही रहे हैं कुछ दिनों से। इस प्रचार की नब्ज पकड़ में नहीं आ रही है हाथ में अभी। बाकी इसमें एक बात है, अगर मेरी सुर्खियां यहीं समाप्त हो गई। हाँ, नहीं, इस बारे में जो आपने भी आखिरी सुर्खी की और जिस तरह से आपने उसे पेश किया, मुझे लगता है ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन उसका सही नहीं था कि उन्होंने इस तरह से नहीं कहा कि इसका पिगमेंटेशन ज्यादा है तो अफ्रीकन है। वो मैंने कहा मजाक करते हुए, उन्होंने तो विविधता के लिए कहा था। बहुत सारे लोग रहते हैं और मुझे लगता है कि हमारे एक मित्र आशुतोष भारद्वाज ने ट्विटर पर लिखा भी, और अतुल को ये बात पता भी होगी, और उन्होंने सही कहा कि बहुत सारे नेता सत्ता पक्ष के जैसे बयान देते हैं उससे मीडिया का कोई आउटरीच नहीं था जैसा आउटरीच उन्होंने इस बयान पे दिखाया, जो कि अगर सही कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जाए उसकी आलोचना होना एक अलग बात है, लेकिन इतना जो आउटरीच दिखाया गया वो बहुत सारे बयानों में और भी हो सकता है जो बहुत रेसिस्ट और कम्युनल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल, मैं उससे कभी मना नहीं, हमने उसका भी पुरजोर विरोध किया। अगर उसको इंटेंट में लिया जाए तो मीडिया जो ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है, गांवों तक वो टेलीविजन है अभी भी, चाहे कुछ भी कहें, महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास अभी भी घर में चलने वाले टीवी से ज्यादातर खबरें पहुंचती हैं। तो ये दबाव कांग्रेस के ऊपर हो सकता है। वो बयान इतना ज्यादा एट्रोशियस नहीं था। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। सही कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, मैं कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से पेश किया जा रहा है उसे, वो ज्यादा वो है। और अगर ऐसा है तो फिर आउटरीच और बयानों में भी बहुत ज्यादा किया होना चाहिए। ठीक बात है। बेसिकली इसमें क्या है कि एक तो इंटेंट होता है किसी चीज़ का कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और इंटेंट के लिहाज से देखेंगे और ईमानदारी से, ये नहीं कि हम यहाँ पर केवल उसके नज़र से देखें कि कौन किस पार्टी में या किसके सिंपैथी है या प्रेजुडिस के नज़र से देखें। तो इंटेंट क्या था तो उसमें संप्रभुता को छूट दी जा सकती है। शब्द क्या चूज़ किए, एनोलॉजी क्या, उदाहरण क्या दिए गए, उस पर विवाद हो सकता है। उस पर आप कह सकते हैं कि आप जिस ज़माने में जी रहे हैं आप उस ज़माने में अपने शब्दों का चयन उस तरीके से कीजिए। तो ये एक बात हुई। एक और महत्वपूर्ण खबर है एस्ट्राजेनेका की, जो कोविशील्ड वैक्सीन थी, उसको लेकर पिछले हफ्ते काफ़ी विवाद हुआ था कि किस तरह से उसमें रेयर साइड इफ़ेक्ट्स की बात सामने आई थी। अब एस्ट्राजेनेका ने उस वैक्सीन को पूरे दुनिया से अपने वापस लेने की घोषणा की है। तो एक ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है स्वास्थ्य के नज़रिए से। हमारी जो अंतिम सुर्खी शार्दुल ने की थी, हम बात को वहीं से शुरू करना चाह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में खड़े होकर सीधे एकदम साफ शब्दों में कहा कि अडानी अंबानी से पैसा आ रहा है कांग्रेस पार्टी को, और राहुल गांधी ने उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। ये अचानक से क्यों हुआ, रातों रात ऐसा क्यों उसने चेंज किया है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर एक तो इसमें एक फैक्ट चेक की बात है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसमें कितना सच है, क्या सही में राहुल गांधी ने ऐसा करना बंद कर दिया है, अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है। तो इसका सच एकदम अलहदा है। ये बात प्रधानमंत्री के दावे से मेल नहीं खाता, और प्रधानमंत्री का ये दावा एक तरह से आप कहें थोड़ा सा मिसलीडिंग या भ्रामक है। और इस पर एक्सप्रेस की कल की जो है, आज हम 10 तारीख है, 9 तारीख का अगर आप फ्रंट पेज देखेंगे तो फ्रंट पेज पे ही
तारीख वाइज, डेट वाइज राहुल गांधी के जो इलेक्शन स्पीच है उसका उन्होंने एक पूरा ब्यौरा दिया है, और उसमें उन्होंने लगभग हर अपनी स्पीच में अडानी अंबानी के ऊपर अटैक किया है, जो कि वो लगातार करते आ रहे हैं। तो एक तो प्रधानमंत्री के दावे की बात है कि उसमें वो नहीं है। तो दो सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री जो दावे करते हैं उसकी कितनी सैंक्टिटी उसने, और ये बार बार बात आती है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों से कुछ भी इस तरह का जो दावे करते हैं उसको फैक्ट चेक की नौबत क्यों आती है प्रधानमंत्री के दोस्त। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने पहली बार, मतलब हिंडनबर्ग रिसर्च की इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन आ गई, उस पर इतना सारा उठापटक हो गई, शेयर मार्केट गिर गया, अडानी की संपत्ति आधी हो गई, सब कुछ हो गया, तब भी प्रधानमंत्री ने अडानी का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया एक बार, और अचानक से चुनाव की रैली में उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया। तो ये एक मेजर शिफ्ट के तौर पर दिखता है। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि क्या काला धन आ रहा है। अब ये उनके अपने ही तमाम दावों से, जब अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर उनका और अमित शाह का बयान देखें तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि चुनावी प्रक्रिया को काले धन से मुक्त कराना उसका मकसद था, और उस वजह वो उसमें काफ़ी कामयाब रहा, और ये सक्सेस स्टोरी है, वो बता रहे थे। उसके बावजूद खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये काला धन कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में भर भर कर जा रहा है, और उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जिसका सारा इमरजेंस, सारा उदय, जिसकी सारी प्रगति खुद प्रधानमंत्री के साए में हुई है, उनके प्रधानमंत्री रहते रहते हुई है। 2014 के बाद से अडानी समूह का जो ग्राफ है जो ऊपर जाने का, वो प्रधानमंत्री के उससे के राजनीतिक ग्राफ के साथ एकदम मैच करता है। तब प्रधानमंत्री का ये कहना, क्या कुछ किसी तरह के अंदर खाने में इस तरह की चीज़ें हैं, क्या उद्योग जगत उसको लेकर अंदर कुछ उनके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहा है, जिसको मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे थे? क्या ये किसी किस्म की धमकी या इशारा है कि वो उद्योग जगत की तरफ से कह रहे हैं कि आप विपक्षियों को दूर करें? और इसका तीसरा एक पहलू ये है, और इसमें मैं कोई बहुत अल्ट्रा रिच टॉप क्लास बिजनेसमैन इन लोगों की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उन लोगों, ऐसे लोगों से कोई खास कभी बातचीत नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों की बात ज़रूर कर सकता हूँ, टियर 2 रिच जिनको आप कह सकते हैं, टॉप लेवल नहीं लेकिन मिड लेवल के टियर 2 जो रिच लोग हैं, उन लोगों से जो कुछ इक्का दुक्का मुलाकात और बातचीत हमारी होती है कभी किसी मौके पर, ये बात कही जा सकती है साफ साफ कि वो जो एक चीज़, एक पैटर्न निकल कर आया है, जो वो पैटर्न है कि एजेंसीज़ को वेपनाइज करना, जो वसूली और उगाही का एक नेटवर्क सरकार के स्तर पर, चाहे वो उसमें दिखा, हमारी एक रिपोर्ट आई जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की, कि किस तरह से एजेंसियां पहुंचती हैं और उसके बाद अचानक से वो चंदा देने लगती हैं कंपनियां। तो ये जो उगाही वाला सिस्टम को एक सिस्टम बनाया गया है, या ऑर्गेनाइज तरीके से का एक पैटर्न दिखता है। इस चीज़ को लेकर टियर 2 जो रिच है, या जो फर्स्ट जनरेशन, उस तरह के लोग हैं जो कि उसमें उनके अंदर एक बहुत चिंता की बात है, और वो इस चीज़ से नाखुश हैं, उनके अंदर डर भी है, चिंता भी है। तो ये दोनों कई सारे लेयर की चीज़ें हैं, कई परतदार चीज़ें, और प्रधानमंत्री के बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में रखकर हमें थोड़ा सा इस पर बातचीत करनी होगी। हृदय, मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान में क्या किसी तरह की कुंठा है, किसी तरह का डर है, जो कि आमतौर पर विपक्षी प्रचारित कर रहे हैं डर है, लेकिन उसके अंदर की और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है? क्या वो किसी को इशारा देने की कोशिश कर रहे थे, या उनको लग रहा है कि उद्योग जगत अब उनके साथ उस तरह से नहीं है जैसा वो 2014 के पहले तक था, या 2014 के पहले से लेकर 2 साल 3 साल पहले तक था? देखिए, मैं कई बार कई एपिसोड्स में चर्चा के बोल चुका हूं, और प्रधानमंत्री की जो इस तरह की बयान की जो आदत है उसका मैंने बहुत खुल के मजम्मत की है। लेकिन अब मैं उस पर और ज्यादा यही कह सकते हैं कि जो पिछले बयान थे उनके बारे में कहा जा सकता था कि वो पॉलिटिकली थोड़ा स्पिन देकर बयान पेश किए हैं, और उसमें कुछ सच हो सकता है। मिसाल के तौर पर, जैसे उन्होंने माइनॉरिटीज के अपीसमेंट की बात की, वो बहुत गुड टेस्ट में नहीं था, वो बयान भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो मुस्लिम्स के बारे में बात कही थी उसकी भी बहुत आलोचना हुई, और कहा ऐसा नहीं है, उसके लिए भी फैक्ट्स लोगों ने दिए। लेकिन फिर भी जो अपीसमेंट का किसी हद तक आरोप लगता है विपक्ष पर, कांग्रेस पर, उसके नजरिए से देखते हुए उसे एक पॉलिटिकल स्पीच कहा जा सकता था। लेकिन जो ये बयान आया है अडानी अंबानी वाला, इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक
टैक्टिक के तौर पर देखा जा सकता है, और जनता को एक तरह से अगर बहुत रॉ भाषा में कहें तो बेवकूफ बनाने की कोशिश कही जा सकती है, क्योंकि जनता भले ही टीवी के जरिए नहीं पहुंच रही, या तो वो सोच रहे हैं कि लोग सिर्फ टीवी देख रहे हैं, उनके जरिए अगर खबर नहीं पहुंच रही तो वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। उनकी कई बार लोग ये भी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जब हमसे बात करते हैं कि कई बार ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि फिर ये कहने को मौका मिलता है कि कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है उनके साथ भी तो अडानी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी तो अडानी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली तो गलत है। लेकिन इसमें एक स्ट्राइकिंग फीचर अतुल जो दिखा है, और क्योंकि आप न्यूज लॉन्ड्री में हैं और आप रिव्यू करते हैं मीडिया को, तो इसमें एक स्ट्राइकिंग फीचर ये दिखा है कि अभी तक हार जीत चाहे किसी की भी, और एक रिपोर्टर के तौर पर ग्राउंड पे मैं हूं तो मेरा एनालिसिस यही है कि अभी भी कांग्रेस से बीजेपी आगे नहीं, काफी आगे है। इन 3 चुनावों के बाद भी उनको ऐसे डरने की और हताश होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं दिखती। लेकिन कांग्रेस का जो लेजी एस्पेक्ट था वो इस बार थोड़ा कम दिखता है। उनका काउंटर नैरेटिव खड़ा करना और उसको तुरंत ध्वस्त करना, ये कांग्रेस की मीडिया टीम की ओर से आ रहा है। तो एज ए ऑब्जर्वर मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम इस बीच ज्यादा मुखर है और ज्यादा तैयारी कर रही है, फ्रेश चीज बना रही है। उसी दिन राहुल गांधी ने खुद भी अपना एक बयान जारी किया, हाँ। और काफी एग्रेसिवली किया, बहुत एक चीक वाले मैनर में किया उन्होंने। हाँ बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसमें एक लाइन कह के मैं खत्म करता हूं कि ये इसमें एक चीज और भी है कि आगे ये चीजें कैसे बढ़ेंगी ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले कुछ चुनाव में ऐसा है नहीं कि ये रुकने वाला है। इसके लिए हमको आगे करीबी नजर रखनी होगी। सुमित, आप इस बयान को प्रधानमंत्री के कैसे देखते हैं? आमतौर पर राहुल गांधी से पहले का अगर हम समय देखें तो एक किस्म की अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक किस्म की एक ब्लर लाइन रही कि कॉरपोरेट को उस तरह से नाम लेकर अटैक नहीं किया था। पूंजी के ऊपर अटैक करना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर हो सकता था, नाम लेकर लेफ्ट पार्टियों में शायद कुछ लोग रहे हों जो इस तरह से, अदरवाइज बाकी पार्टियां नहीं करती थी। तो वो लाइन तो ख़त्म हो गई है और लंबे समय चले। लेकिन प्रधानमंत्री के पद से किसी को इस तरह से आरोपित करना, उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद ये बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि बीजेपी के पास काफ़ी पैसा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और उसका सीधा फ़ायदा जो है, मतलब प्रधानमंत्री बीजेपी की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, वो अडानी को पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान हटाने के लिए भी ये बयान दिया जा सकता है कि सिर्फ हम ही इनके बेनिफिशियरी नहीं है, कांग्रेस भी बेनिफिशियरी। अब इसका प्रूफ तो है नहीं किसी के पास, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है कि इन्होंने कांग्रेस को इतना सपोर्ट किया, कुछ किया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ राज्यों में देख रहे हैं हम कि बैकलैश काफ़ी हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और ये पूरा ब्लैक मनी की जो करप्शन है वो मुद्दा पूरा गायब हो चुका है उस तरीके से। तो वो फिर से कुछ प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ पकड़ना चाह रहे हैं मुद्दे को, जो पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी। इस पूरे गोल शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल वो हो ही नहीं पा रहा है उनसे। पहले राउंड में भी तीसरा राउंड भी अभी ख़त्म हो चुका है, और वो कोई भी एक मुद्दा ऐसे पकड़ नहीं पा रहे जहां वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सके। तो वो उन्होंने ये अभी एक खेल करके देख लिया कि चलो इसको भी करके देखते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि पब्लिक में सेंटिमेंट जो है इसको लेकर के बहुत ही ऐसा पॉजिटिव नहीं है बीजेपी की तरफ, कि ब्लैक मनी की बात करें तो फिर कांग्रेस को वो थोड़ा अक्यूज़ करना शुरू कर सके। तो मैं तो इसको फिलहाल वो अटेंशन डाइवर्ट की, कांग्रेस भी जिम्मेदार है उतनी, अगर हमने पैसा लिया है तो कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है बॉन्ड्स के लेकर के या पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर के, मतलब क्या कॉर्पोरेट फंडिंग को लेकर। आनंद, तो मैं एक लाइन कहना चाह रहा था, आपकी जो बोलने से पहले ये मैं भूल गया था कहना, जो अभी हमारे साथी जो बता रहे हैं उनसे याद आई मुझे, वो ये कि जो अटेंशन डाइवर्ट करने में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की एक कोशिश, क्योंकि वो काफी बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं, ये भी हो सकती है कि जो एक चल रहा है ना कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, आरक्षण की कोशिश हो रही है, बीजेपी इसको लेकर बहुत अनकंफर्टेबल है। तो क्या अब ये सोच है सिर्फ, क्या वो इस टर्फ पे ड्रॉ करना चाह रहे थे कांग्रेस को कि अब बातचीत यहां होगी तो उन्हें कम नुकसान होगा, जैसा अभी कहा। और बनस्पत की आरक्षण और संविधान की वो बहुत बड़ा वोट बैंक है जहां पर उनका हो सकता है। मतलब कि अडानी अंबानी के दोस्ती को दांव पर लगाया जा सकता है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र वाला ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें संदर्भ महत्वपूर्ण है कि पहली बात है, जैसा कि हृदय जी बता रहे थे कि जैसे संविधान बदला जा रहा है
ये ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, ये एक तरह का डिसइंफॉर्मेशन है। नहीं, कैसे आप कह रहे हैं? इसके कम से कम 4 बीजेपी नेताओं के बयान है, छोटे बड़े। हाँ, मतलब ऑन छोटे रिकॉर्ड बयान है। आधिकारिक तौर पे तो नहीं है ना। अब बीजेपी का नेता इस तरह के बयान लोगों के बीच में दे रहा है। ऐसे ने संविधान तो एक 400 सीट दीजिए और हम संविधान बदलेंगे। हाँ, संविधान तो एक अमेंडमेंट से भी थोड़ा बदलता है। वो तो अभी तक जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा संविधान बदला ही है। बिल्कुल। तो संविधान बदलने की परिभाषा क्या है? एक तो 368 से कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसको मैं यहाँ पर तो फिर एक और दूसरी बहस है, मैं उसको पूरा ही कर लेना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि संविधान ऐसा होता है, इस सब बीजेपी को वो एक बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान के रिव्यू का आयोग बनाया था, तो ये एक स्टैंड रहा है उनका। सुनिए, बीजेपी वो एम वेंकटचलैया जो चीफ उस समय जस्टिस थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, और कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई थी 2002 में। उसके बहुत सारे सुझाव तो फिर उस समय भी ये कहा जा सकता है कि भाई मेरी बात मुझे भी बोल लेने दीजिए थोड़ा। तो वो रिव्यू जो है, रिव्यू कमेटी जो है, उसने कई सजेशंस दिए थे। तो अब सबसे बड़ा संविधान बदलने का जो है 1976 में हुआ था, जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट था। उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है, इतने ज़्यादा उसमें बदलाव लाए थे। तो कहने का मतलब कि अब संविधान बदला जाएगा, उससे आरक्षण ही ख़त्म हो जाएगा। अब इसको चेंज कर रही है बीजेपी, इस पे डिफेंसिव है कि क्योंकि ओबीसी जो है एक बड़ा वर्ग जो है उनके साथ है, और भाजपा के खासकर हिंदी पट्टी में उदय का एक बड़ी भूमिका जो है ओबीसी एम्पावरमेंट नहीं, मतलब वोटर बेस है, जो एम्पावरमेंट नहीं कहेंगे लेकिन सपोर्ट बेस है। उसने भाजपा को एक मार्जिनल पार्टी से एक मतलब बहुत ही पिवोटल पार्टी बना दिया। ठीक बात। तो उसको लेके बहुत संवेदनशील है। खैर, इस पर अडानी वाली बात पे आते हैं। तो इस पे जो डोमिनेंट सेंटिमेंट है कि जो पावर में रहेगा, उसके साथ जो क्रोनी कैपिटलिज्म है बाय इनहेरेंट, मैंने एक बार समझाया भी था कि टोटोलॉजी जो है उसमें भी 2 थियरियाँ हैं कि एक है कि रिलेटिव ऑटोनॉमी हो सकती है जो पावर में है, लेकिन एक दूसरी है कि वो उससे गाइडेड होगी। जो तो अभी जो है बेनिफिट ऑफ डाउट भाजपा के पास नहीं है कि वो क्रोनी कैपिटलिज्म का लाभार्थी कौन है। तो पब्लिक परसेप्शन में तो यही होगा कि चूंकि सेंटर में 10 सालों से ये पावर में है तो यही होगी। फिर और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्टैटिस्टिक्स भी यही दिखा रहे हैं। तो वो उस पे है। लेकिन आप 2015 का देखिएगा कि जो पहला कांग्रेस का बहुत कॉन्सर्टेड हमला जो इस नई नवेली सरकार पर था, वो सूट बूट की सरकार का था, और उसको लेके भाजपा बहुत संवेदनशील रही। और उस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह जो विड्रॉ किया गया वगैरह, और उस इमेज को हटाने की भाजपा बहुत कोशिश की, मतलब एक प्रयास रहा है। और क्योंकि एक वेलफेयरिस्ट स्टेट में कोई बड़ी पार्टी ये नहीं चाहेगा कि जो है हमें मतलब कि एंटी पुअर दिखें, एंटी पुअर दिखें या धन्ना सेठों के साथ दिखें या बहुत तो उस इमेज का एक मेकओवर है। दूसरा संदर्भ है कि मेरे ख्याल से नैरेटिव्स फेज बाय फेज की बात, जैसे कॉन्टेक्स्ट भी है। जैसे केरल में राहुल गांधी जाते हैं तो जिन सेंट्रल एजेंसियों की वो हर जगह बोल रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ वो बोल रहे हैं केरल के चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं CBI ED के सामने अपने को प्रस्तुत करते हैं, वाई ही इज़ अ फ्री मैन, ये फ्री मैन क्यों घूम रहा है। तो वहाँ तो वो ED और CBI के समर्थन में बोल रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ के स्टेट पॉलिटिक्स में उनका जो ओपोनेंट है वो CPIM है, तो वो भी राजनीतिक संदर्भ से वो आया नैरेटिव। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो आनंद कह रहे थे कि पार्टियां अपने को कहीं से भी गरीबों से दूर होता हुआ या एंटी पुअर या धन्ना सेठों की पार्टी बनता हुआ नहीं दिखाती हैं। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया में को जो चलाने वाली जो पॉलिसी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो उससे डिसाइड होती है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है आपकी,
लेफ्ट की अलग होगी, राइट की अलग होगी और उसमें। लेकिन आज की तारीख में एक बात सबसे बड़ा जो सच है वो ये है कि पूरी दुनिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन कर रही है ज़्यादातर हिस्सों में। साम्यवाद कुछ एक जगहों पे बचा होगा तो बचा है, बाकी जगह उसकी असफलताएं सब कुछ हैं, वो तो दूसरा ही विषय है। इसके बावजूद अपने की को किसी पार्टी ने आज तक कैपिटलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका नहीं रखता है। कोई नाम सोशलिस्ट पार्टी होगी, रिपब्लिकन पार्टी होगी, डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, कोई अपने को कैपिटलिस्ट टर्म से नहीं जोड़ता है। हालांकि करते सबका सारा काम, सारी पॉलिसी उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये एक सच है, पार्टियां अपने को कितना भी प्रो अमीर, प्रो रिच और प्रो इंडस्ट्री हो जाएंगी, लेकिन अपने को अटैच चेहरे के ऊपर जो फसाड है वो हमेशा गरीब और मजदूर और वो कमज़ोर तबका ही होगा। एक बात शार्दुल, ये जो प्रधानमंत्री के बयान पर आपने सुना एक लंबा हिस्सा बातचीत, प्रधानमंत्री के बयान को लेकर एक चीज़ और है। एक तो इस पर आपकी जो राय है वो तो हम जानना ही चाहेंगे। एक और चीज़ होती है कि आप पोस्ट ट्रूथ एरा में हैं, जबकि आपकी बहुत सारी चीज़ें 2 मिनट में आईना बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं कि आपने क्या कहा, आप ब्लैक मनी को लेकर आपका क्या स्टैंड है, और फिर आप अचानक से बहुत धड़ल्ले से, बहुत कॉन्फिडेंस से एक मंच से कहते हैं कि टेम्पो में भर भर कर जो ब्लैक मनी जा रही है वो, ये इस बयान आपको पता है कि पोस्ट ट्रूथ में लोग आपके सामने ले आएंगे और रखेंगे और कहेंगे कि आपने कहा था कि नोटबंदी करने से ख़त्म हो जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सारी बार कही हैं बार बार, लेकिन फिर आप ही के ऊपर वो एक असफलता का ठप्पा लगता है जब आप कहते हैं कि ब्लैक मनी आ रही है कांग्रेस के पास। तो ये जो भरोसा है ये, और ये जो दम्भ है, या ये कहें आप कि बयान देने का जो प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री के अपने व्यक्तित्व को कैसे दिखाता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी है कि मतलब आप धड़ल्ले से कुछ भी बोल सकते हैं, आपको परवाह नहीं होती उस समय। देखिए, मैं इस पर बोलूँगा, पर मुझे हमेशा नेता ऐसे ही रहते हैं। मुझे 2 बात सैम पित्रोदा वाले पे भी ज़रूर कहनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल घोर आपसे डिसएग्री करता हूँ दोनों से। वो इसलिए कि यही बात हमने इसी पैनल पर बैठकर 100 बार कही है कि कैसे पुरुषवादी लोग महिलाओं से कैसे बात करते हैं, उन्हें अपनी भाषा बदलनी सीखनी चाहिए, और शब्दों के अपने अर्थ होते हैं, भले ही मन में कुछ भी हो, आपकी इंटेंट कितनी भी अच्छी हो, ये सब, इसलिए उनका इंटेंट कुछ भी रहा हो, मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में कहूँगा, मुझे धेले भर का मतलब नहीं, वो जो कह रहे हैं उसका मतलब वही है जो मैंने निकाला है। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं है तो फिर आपको ये समझना चाहिए, इसी को व्हाटओवर्टरी कहते हैं, हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में उसकी बुराई करते हैं। तो ये तो रही सैम पित्रोदा वाली बात। सैम पित्रोदा को ही निपटा लिया जाए पहले? नहीं, रुको पहले मैं बात समाप्त कर लूँ, मैं पहले बात समाप्त कर लूँ अपनी, एक मिनट हृदय, मैं पहले अपनी बात रख लूँ हृदय, एक मिनट, है ना। तो ये सैम पित्रोदा वाली बात है, वो बहुत बड़े टेक के नॉलेज होंगे, लेकिन उन्हें धरती की, हिंदुस्तान की देले भर की समझ नहीं है। मेरे दिमाग में, एक मिनट हृदय, मैं बात खत्म कर लूँ। जो आप कह रहे हो जो मैंने कहा बिल्कुल ही अलग है। नहीं, तो मैं ये कह ही नहीं रहा, आप मुझे बात समाप्त करनी दीजिए ना। पेश किया सैम पित्रोदा की बात को टोटली मिसरिप्रेजेंट करके पेश किया। अरे यार, मैं जो आपने कहा मैं बोल लूँ, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मेरा मन किया था वो बयान पढ़ के उनका पूरा, और मैंने पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, भारत की विविधता को ही दिखा रहे थे, लेकिन उनके शब्द बिल्कुल खतरनाक थे। इस व्यक्ति को अगर जीआईसी में किसी भी एक जीआईसी में ले जाके छोड़ दो हिंदुस्तान के, उसे आधे घंटे में पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है, और किसी को बताना नहीं पड़ेगा, वो लड़के ही समझा देंगे। तो ये उनका स्तर है समझ का भारत का। वो बात समाप्त। रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री विरोधाभासी बयान देते रहे हैं पहले भी, लेकिन अगर आप पिछले, ये तीसरा उनका लोकसभा का चुनाव का प्रचार अभियान है, और वो राजनीतिज्ञ, मैं उन्हें कुशल नहीं मानता, मैं उन्हें अथॉरिटेटिव ज़्यादा मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। हाँ, अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन, अपना साम्राज्यवाद वाले वो चलाते हैं, वो अपनी चलाते, किसी और की नहीं। हाँ बिल्कुल, वो टेक्निकल अंतर है, बट हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मतलब ये आपका अपना मत हो सकता है, यही मेरा ऑपरेशनल तरीके से बोल रहे हो ज़्यादा, वो अपनी चलाते हैं और उन्हीं की चलेगी जब तक वो वहाँ हैं, और उन्होंने उससे साबित भी किया अपनी पार्टी में। फेज वाइज वो हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहे हैं। अगर आप देखें तो वो नैरेटिव को कंट्रोल करते थे पूरा। इस बार जैसा आपने कहा, और सुमित ने भी कहा, देश ने भी कहा, अलग अलग शब्दों में, उनके हाथ में वो नब्ज नहीं आ रही। दूसरी बात ये, और ये अच्छी बात है, पहली बार इतने सालों में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा नैरेटिव कंट्रोल विपक्ष के, और विपक्ष के प्राइमरी दल, उसमें कांग्रेस भी है, उसके हाथ में है, ये साफ आप देख सकते हैं। तो वो मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अब कुछ महीने पहले तेलंगाना की सरकार में, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अडानी से करीब 12,000 करोड़ रुपए का करार किए, 4-5 MOU।
तो वो तो सरकारों से करेंगे ही भाई। कैपिटलिस्ट का जैसा आपने कहा, उनका मेन मुद्दा पार्टी को सपोर्ट करना नहीं, उनका है चाहे किसी भी पार्टी से लड़ाई हो, क्वार्टरली रिपोर्ट में प्रॉफिट नीचे नहीं जाना चाहिए, ये उनका प्राइमरी एम है और वो हमेशा रहेगा। और जो आपने दावे किए, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि डीमोनेटाइजेशन में अगर नोट ख़त्म हो गए और इतनी इन्होंने सफाई कर दी जिसके दावे प्रधानमंत्री करते रहे हैं, तो फिर अब चुनाव के बीच में नोट कैसे जा रहे हैं भाई? या तो आप कुशल सक्षम है ना प्रशासन चला रहे हैं या नहीं चला रहे। अगर चला रहे हैं तो नोट कैसे जा रहे हैं, और अगर नोट जा रहे हैं तो फिर वो कुशल प्रशासक नहीं है। 10 साल उन्होंने केवल चिड़िया उड़ाई है। फिर दोनों में से एक ही बात सच होती है कि वो दोनों उन्हीं के क्लेम है। तो ये केवल जिसे पिछले चुनाव में मशहूर हुआ था, ये जुमलाबाजी है और प्रधानमंत्री इसके लिए मशहूर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि वो उन्हें वो जैसे बहुत लोग ये उपमा दे रहे थे, अलंकार वाली ये मेटाफर दे रहे थे कि भैया ये उन्हें फुल टॉस ना दें। वो कुशल बैट्समैन तो हैं ही, ठीक है उनकी उम्र होने लगी अब थोड़ी, लेकिन आप फुल टॉस देंगे तो वो शॉट लगा ही देंगे। आप उन्हें मौका ना दें, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा और इसमें मैं भी शामिल हूँ कि क्योंकि चुनाव लंबे हैं तो 3 हफ्ते बीतने के बाद हमें लगने लगा कि नहीं चुनाव का मूड ऐसे जा रहा है, लेकिन अभी 4 फेज बचे हुए हैं, है ना। तो इतना भी चुनाव गया भी नहीं है, ये बात जरूर ध्यान में रखें। बाकी प्रधानमंत्री की हिपोक्रेसी पे तो कितनी बात है, सभी कर ही चुके हैं। ठीक बात है। हृदय, मैं ज़ैनुद्दीन में भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी लाइन खींच दी है कि वो सुनने को ही तैयार नहीं है कि वो जो उन्होंने कहा व्हाट यू शार्दुल, वो टोटली वो नहीं था जो सैम पित्रोदा ने कहा। हाँ। उसके बाद आपने ये कहा, आपने अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा कि उनका पिगमेंटेशन ज्यादा है तो वो अफ्रीकन है, उनका कम है तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि इस देश की में विविधता है, इट्स ए डाइवर्स कंट्री, और यहाँ अलग अलग तरीके के दिखने वाले लोग रहते हैं। इस पैनल में सबसे ज्यादा अफ्रीकन तो मैं दिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई मुझे अफ्रीकन कहता है। क्या हो सकती है इस देश में? मैंने जो जवाब दिया था मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया था। हाँ। इस देश में जो लोग डार्क पिगमेंटेशन पे पत्तियां कसते हैं, देश में लड़कियों की शादियां नहीं होती है, कुछ देश के लोग इस बयान पे बड़े आउटरेज्ड हैं। दिन रात प्रधानमंत्री से लेके कैबिनेट में बैठे मंत्री जो बोल रहे हैं इस देश के मुसलमानों के खिलाफ, उन पे कोई आउटरेज नहीं है। मैंने ये बात बोली थी। और जो आपने कहा कि किस तरह से सेट करते हैं सैम पित्रोदा पे, क्या वो कह रहे हैं I don't give a damn to him, जो भी कह रहे हैं, उनकी पार्टी ने भी उन्हें निकाला है तो दबाव में निकाला है। हाँ। अगर एनालिसिस आप दोबारा से करेंगे उनके बयान का तो उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। इंडिया की डाइवर्सिटी है ये। चाइना जो है तुमको वीजा देता है, अरुणाचल के लोगों को स्टेटमेंट वीजा देता है, किस आधार पर देता है? आप हुमायूं स्टून पे जाके खड़े हो जाएं, इंडियन से कई बार ज्यादा पैसा लिया जाता है। जो बाहर की जैसे लोग जिनके हैं उनसे कई बार वो उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं। देश के अंदर ही होता है। बिलेट की किताब मैंने जो ट्रांसलेट किया, अगर आप उसके कुछ पन्ने में पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें यही बातें लिखी हुई है। उनको खुद उन्होंने अपने आंखों से देखा। वी हैव लिव्ड इट थ्रू डिकेड्स। और आज हम ये कह रहे हैं किसी एक ओवरसीज इंडियन के बयान पे हम इतने ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, और अपने देश के संवैधानिक सबसे बड़े पद पे बैठे हुए लोगों के बयान पे उत्तेजित नहीं हो रहे। दिस इज माय पॉइंट। तो ये किसने कहा मैं उस पे उत्तेजित नहीं होता? नहीं होता नहीं वो अब इस पर चूंकि आप डिसएग्री थे, आपने अपनी बात रखी, और उस पे हाँ उसमें एक चीज और है कि कुछ चीजें क्या है कि जो बात हम कह रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि उस बात में कहीं डिसएग्रीमेंट है नहीं, थोड़ा सा शायद समझ का या उसका जैसे व्याख्या वाली बात है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंटेंट एक चीज होती है और आपने उसके लिए जो एनालॉजी चुनी, आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीजें नहीं चुन सकते, आप पॉलिटिकली गलत भाषा नहीं चुन सकते। तो यही तो मैंने कहा, तो उसमें डिसएग्रीमेंट। और यही आप कह रहे हैं कि उनका इंटेंट चाहे जो भी रहा, लेकिन आप गलत चीज नहीं बोल सकते आज की तारीख में। आप ये नहीं कह सकते नस्ली बात, आप नस्ली उदाहरण देकर और ये कहें कि भारत की डाइवर्सिटी, तो वो एक गलत चीज है। अब ये यहाँ पर बात तो ये एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात नहीं है, ये मतलब मुझे लगता है एक ही बात दो अलग अलग तरीकों से की जा रही है। हाँ हृदय, आखिरी बात आपकी। ये जो फुटबॉलबाजी है ना, इसमें हम शब्दों को बहुत ही आसानी से तोड़ते मरोड़ते हैं। मेरी प्रॉब्लम इस चीज से है। और ये अभी की बात नहीं है, ये हर कोई किसी ने कुछ कहा और वो पूरे दिन की न्यूज बनता है और पता चलता है उसने वो कहा भी नहीं। अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन वर्ड का, इसमें धरती आसमान का अंतर है। अथॉरिटेटिव इज समवन हु हैज गॉट कमांड ओवर समथिंग, ठीक है। अथॉरिटेरियन वो वर्ड है, जो वो आदमी है जो किसी को, सही आदमी को भी अपनी बात ऊपर रखा है, करने नहीं दे रहा है। और आप शार्दुल ये चाहते हैं कि हम इसको जाने दें दोनों शब्दों को एक साथ, कैसे पॉसिबल है? आपने आखिरी बात, जब किसी भी विवाद में, और मैं आखिरी बात कहूंगा,
पॉइंट उतना कमज़ोर नहीं रहता तो पॉइंट करने वाले के पे फिर बात होने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा था हृदय ने कहा, मैं अभी भी डिसएग्री करता हूँ। उसका कारण ये है, ह्यूमन जीनोम सारे के सारे अफ्रीका से आया है। ये यूजेनिक्स की थ्योरियाँ कब की डिबंक हो चुकी हैं। एक पूर्वोत्तर भारतीय का डीएनए अगर आप मध्य भारतीय से मैच करेंगे तो वो ज़्यादा सेम है बजाय एक दक्षिण भारतीय का आप अफ्रीकन से करेंगे तो उनकी एनालॉजी वहाँ बेसिक गलत है। मेरा देखने का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है, ये मैं मान रहा हूँ, पर मैं उसे ठीक नहीं मानता। आपको बात, आपका इंटेंट ही नहीं, आपको बात कहने का तरीका भी आना चाहिए जिस जगह आप खड़े हैं। बस यही तो मैं कह रहा हूँ यार, इतनी देर से कि आप क्या शब्द चूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें डिसएग्रीमेंट का अलग अलग तरीके से काम नहीं है। मैं ये कह रहा था बस। अभी इन्होंने जो कहा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, एक्चुअली ये अभी पॉलिटिकल माहौल चल रहा है इलेक्शन का, और इस इलेक्शन के माहौल में ऑपोजिशन पार्टी इसका इस्तेमाल कर ही सकती है। बिल्कुल करेगी। ये कोई एकेडमिक चर्चा नहीं चल रही कि डाइवर्सिटी किस तरीके की होगी या ये कॉन्सेप्ट में क्या है और ये जीन्स है नहीं है, ये कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं चल रहा है। ये अभी पॉलिटिकल अफ्रीका से ह्यूमन जीनोम खोजते हुए हर व्यक्ति अपने तरीके से चीजों को देखता है, और पॉलिटिकल रैली सेमिनार तो है नहीं कोई। बिल्कुल। और ये एकेडमिक लिटरेरी नहीं है कि मुझसे अगर एक बार प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई तो अथॉरिटेटिव बता रहे हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगा, पर मैं भी ध्यान रखूंगा कि मुझे भी औरों का पॉइंट आउट कर रहा है। अभी तो बहुत दिन बैठना है। ठीक बात। हाँ, नहीं, दूसरी बात यही है कि इलेक्शन में यही काम है, कोई फेयर गेम नहीं है कि ये कोई रूल्स के साथ कोई खेलने की कोशिश कर नहीं रहा है। ठीक है, ये अगर कोई क्रिकेट का गेम नहीं है कि आउट है तो सच में आउट है। यहाँ पे जो भी छोटा मोटा कुछ भी मिल जाए, अगर उनको लीवरेज मिल रही है ऑपोजिशन पार्टी को, कोई भी बीजेपी कांग्रेस को, तो उसको उठाएगी। अगर उसको उठा करके वो थोड़ा बहुत भी अपनी तरफ रुझान कर सकते हैं जनता का, बिल्कुल करेगी। अब इस तरीके से इन्होंने जो बात रखी कि कांग्रेस पहली बार सोशल मीडिया या आउटरीच उनका है, वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है इस बार। हृदय ने जो बात, हाँ, हृदय ने जो बात बताई कि काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि तुरंत वो जवाब दे पा रहे हैं और अलग अलग सोशल मीडिया पे उनकी एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है। और नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं। नैरेटिव भी काफ़ी सेट करी, या फिर ओवरऑल बीजेपी ने भी काफ़ी, जो 400 पार का नारा लगा उससे काफ़ी एक बड़ा शिफ्ट आया है कि अमित शाह के भी जो आप इंटरव्यू देखेंगे कहीं ना कहीं एनडीटीवी में, वो आखिरी सवाल में भी फिर से एक आखिरी सवाल आता है एक रिसेंट इंटरव्यू में, जो ऐसा लगता है कि लास्ट वाला लास्ट, तो ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट को कहीं ना कहीं बोला गया कि आप फिर से एक बार पूछ लो उसको कि हम संविधान नहीं बदल रहे, और हम बदलना चाहते तो हम तब भी बदल सकते थे, हम तब भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को वो बहुत परेशान कर रहा है वो चीज़। और मेरा मतलब अथॉरिटेरियन था, अथॉरिटेटिव नहीं। चलिए, तो अब ये इस पर मुझे लग रहा है कि, और इसमें मैं बस एक चीज कहना चाह रहा हूँ शार्दुल, नाज़ी हूँ तो आप देख लीजिएगा उसको। इसमें एक चीज बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बात हो रही है यहाँ पर हृदय ने और आपने कम से कम 50 से ज़्यादा तो एपिसोड एक साथ किए ही होंगे, तो इसमें किसी चीज़ से डिसएग्री होने का, आप डिसएग्री हो गए बहुत अच्छे से डेमोक्रेटिक तरीके से, उन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया बहुत अच्छे तरीके से, उस पर ये कहना कि आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ये बहुत गलत बात है। उससे मैं एग्री करता हूँ। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक लाइन में बात कह के खत्म करेंगे हम दोनों। मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो आपका अधिकार है। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप कुछ कह रहे हैं जो सही नहीं है, कम से कम ये बात तो माने। बिल्कुल मान गया, मैं गलत कह रहा था। फिर आपने जो कहा वो ठीक है, दैट्स ओके। वैसी आनंद की, आपकी मुझे पता है आपको दोनों शब्दों का अर्थ मालूम है, लेकिन आप नहीं जाने दीजिए, तो वो थोड़ी सी वो है। नहीं, मुझे नहीं आता, मैंने इसलिए गूगल किया और मैं इसलिए उसे कर रहा हूँ। अरे अथॉरिटेरियन मतलब था मेरा। चलिए, अब अथॉरिटेरियन से दूसरे अथॉरिटेरियन पे चलते हैं। एक बड़ी खबर आई जो संदेशखली से, और हमारे संदेशखली बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल से मैं आया और वहाँ पर किस तरह से संदेशखली ने पूरा नैरेटिव बदला है, और वहाँ पर एक नए किस्म की पॉलिटिक्स शुरू हुई है। एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें आपने देखा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना इस लिहाज से कि पूरे नेशनल मीडिया में एक टाइम पे, मीडिया के नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ, संदेशखली की घटना छाई रही। और जिस तरह से बात हुई कि वहाँ पर जो टीएमसी के लीडर थे, क्या नाम उनका, शाहजहां शेख, उनके लोगों ने किस तरह वहाँ पर अत्याचार किया लोगों की ज़मीनें। तो मैंने जो वहाँ पर रहते हुए जाना कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि शाहजहां शेख एक बाहुबली गुंडा एलिमेंट थे, वैसे ही जैसे हमारे बिहार, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का एक पूरा जमघट है, जिसमें आप मुख्तार अंसारी से लेके और धनंजय सिंह से लेके ब्रजेश सिंह से लेके तमाम बाहुबली हैं, है ना, मुन्ना शुक्ला से लेके, ये वो बाहुबली होना, और उसको इस तरह से, और ये अपने आप में एक थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर
बड़े पैमाने पर मास रेप हो रहा है महिलाओं का लंबे समय से, आप कह रहे हैं 5 साल 10 साल। आज के ज़माने में इस तरह की कोई चीज़ कहीं छुप सकती है क्या कि जिसमें 100 150 200 महिलाएं हों, 150 महिलाएं शामिल हों और कोई घटना साल 10 साल से चल रही हो और वो छुप सकती है क्या? तो एक बात थी। उससे जुड़ा दूसरा जो अब जब आया है कि उन महिलाओं में उन बीजेपी के नेता का एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो शुभेंदु अधिकारी ने सबको कहा था कि इसको सेट करने के लिए इसमें रेप का केस जोड़ना जरूरी है तभी ये बढ़ेगा, और उनको पैसे दिए गए और ये तमाम बातें हुई। उसके बाद अब कुछ महिलाएं भी सामने आई, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमको झूठ दबाव डालकर और हमसे दस्तखत करवाए गए थे ब्लैक। वो वीडियोस लगातार, तो वो उसने पूरे बंगाल के बाकी जो फेजेस हैं अब उसमें वो प्ले कर रही है टीएमसी हर जगह से। मेरा कहना कि इसमें कोई शक नहीं कि जो टीएमसी की पूरी पॉलिटिक्स है बहुत मस्कुलर पॉलिटिक्स है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा दबंगई का, गुंडागर्दी का और वो है। और वो मुझे लगता है कि बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स का बहुत ही इनबिल्ड इंट्रिंसिक हिस्सा है। जब वहाँ पर सीपीआईएम और लेफ्ट पार्टियाँ पावरफुल थी तब वो इसी हथकंडे का इस्तेमाल करती थी, अब टीएमसी उसी हथकंडे का इस्तेमाल करती है। और आप ये जान लीजिए कि बीजेपी भी जो लगातार इनरोड बना रही है, जिसके जरिए बना रही है, वो लोग भी वही गेम कर रहे हैं, उसी तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो इस समय बीजेपी के सबसे बड़े एसेट वहाँ पर है, वो उसी टीएमसी से आए हैं और अपने इलाके में उनकी वही छवि है। इसी तरह के हथकंडों, ऐसे ही छोटे छोटे लेवल के गुंडे हैं और उन्हीं के जरिए वो इनरोड बना रहे हैं। तो बंगाल की पॉलिटिक्स एकदम दूसरे तरह की है जो मैंने समझा, और उसमें मसल का पावर का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल और कब्जा एक तरह से। मतलब आप देखिए कि आज भी वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ें आती हैं, वॉयलेंस बहुत होता है वो, जबकि पूरे देश से वॉयलेंस जैसी चीज़ खत्म हो गई है करीब चुनावों से, 96-98 के इलेक्शंस के बाद से वहाँ पर अभी भी वॉयलेंस बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये एक सच है और उसमें किसी एक पार्टी को आप चाहे कि एडवांटेज दे दें या छूट दे दें और किसी दूसरी पार्टी को वो पवित्र मान लें, इसमें ये संभव नहीं है। आनंद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पर, ये जो आया है स्टिंग ऑपरेशन और ये संदेश खली के जरिए जो पूरी घटना चेंज हो रही है, मतलब बनाई जा रही है। नहीं, वो उसके तथ्यात्मक जो पक्ष हैं उस पर तो आप बेहतर बताएंगे, क्योंकि अब ये भी है कि एक बयान या इससे पहले भी सिर्फ आरोपों के आधार पे जो भाजपा पहले आरोप लगा रही थी, या एक बयान के आधार पे पूरा सच नहीं। मेरे ख्याल से एक लंबी इंक्वायरी की ज़रूरत है और शायद हो। हाँ। दूसरी दूसरी बात है कि जो पश्चिम बंगाल में जो स्ट्रीट पावर है वो पॉलिटिकल पावर का करेंसी है। तो जो आपकी जो सड़क पर शक्ति है, जो काडर की शक्ति है और वायलेंस प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी, हाँ, वो मोबिलाइजेशन एक बड़ा पार्ट है। और वहाँ कहा ये भी जाता है कि जो स्टेट पार्टी नेक्सस है, जो पार्टी है वही स्टेट है। तो वो लाइन जो है पूरी तरह ब्लर, वो आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरे संदर्भों में और पार्टियों के साथ भी तो यही है, लेकिन वहाँ उसका अनुपात काफ़ी ज़्यादा है। और तो एक तो स्टेट पार्टी नेक्सस और दूसरा स्ट्रीट पावर जो है एक मुद्रा होना राजनीतिक शक्ति का, कैपिटल है। हाँ, तो वो एक वो कोई भी पार्टी हो, और इसीलिए उसी तरह का काडर वहाँ लोग चाहती है जो पूर्ण रूप से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों। वो नहीं हों कि जो कि सिर्फ चुनाव के समय झंडे लेकर घूमते हों। वो सालों भर जो एक्टिविस्ट हो, जो कि बहुत चीज़ पार्टी के लिए देने को तैयार हो। और इसका एक बड़ा लाभ भी ये है कि वो जब पार्टी सत्ता में आएगी तो चूंकि ये स्टेट पार्टी नेक्सस है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा उसका काडर, जो कि सीपीआईएम के समय में भी रहा या अभी भी जो है टीएमसी के में। और वो जो मोबिलाइजेशन है, इसीलिए मेरे ख्याल से भाजपा वहाँ कर पाई, क्योंकि एक तो पूंजी की उपलब्धता है और दूसरा है कि वैसे काडर मोबिलाइज करने के लिए टीएमसी के अगेंस्ट उसके पास स्ट्रेंथ है संघ का। और संघ का टाइमलाइन जो है वो भाजपा से अलग होता है। भाजपा को चूँकि वो राजनीतिक पार्टी है तो 5 साल का टाइमलाइन है कि अगला इलेक्शन लड़ना, लेकिन संघ जहाँ जो है अगर पैर जमा ली
तो वो 30-35 साल में, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, तो वो 30-35 साल में धीरे धीरे भी बसाते जाएंगे, कुछ लोगों को करते जाएंगे। तो इन लोगों की टाइमलाइन अलग है। तो अब वो संघ का जो काडर है वो उसके लिए काम कर रहा है। अब प्लस जो टर्नकोट्स वाली चीज़ें हैं वो तो है ही। बहुत टीएमसी के जो जुझारू और खूंखार टाइप के एक्टिविस्ट हैं वो उन्हीं को वो फिर पोच कर रही है। और आप जैसा आप बता रहे थे कि उनके जो नेता हैं, जो अगुआ हैं, शुभेंदु अधिकारी, वो भी वहीं से आए हैं। बीच में और भी कई लोग आए थे, लेकिन असेंबली इलेक्शन हारने के बाद वो वापस भी चले गए। तो आना जाना हर लगा हुआ है। हृदय, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे जो संदेश खली की घटना को बनाया जा रहा है? ज्यादातर बातें आपने कह दी है, बस उसी बात को मैं एक बार फिर से अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी के जो पिता है शिशिर अधिकारी, वो टीएमसी सरकार में मंत्री रहे। तो ये जो बात है कि जो आनंद ने कहा, अगर मैं उसको थोड़ा लिबर्टी लेते हुए हल्के अंदाज में कहूँ को वर्कफोर्स तो वही उपलब्ध है, ह्यूमन रिसोर्स, उसको सत्ता में आती है। सिलेबस एक ही है, यूनिवर्सिटी बदल लीजिए। तानाशाही करते थे हाई एंडेडनेस रखने वाले लोग, वो फिर पहले टीएमसी में गए और अब वो बीजेपी उनको लेना चाहती। बीजेपी की प्रॉब्लम, उन्होंने सही कहा कि आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो है ना, एक पार्टी का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम काफी लंबा है, 100 साल का भी हो सकता है। ठीक है, किसी पार्टी का चलता है, किसी का नहीं चलता। तो आरएसएस का चल रहा है, माओइस्ट का भी एक प्रोग्राम है कि एक दिन वो इंडिया को वन पार्टी स्टेट बनाएंगे, और नहीं चल रहा है, लेकिन उनका प्रोग्राम है। कांग्रेस जैसी पार्टी, उसका कोई प्रोग्राम नहीं दिखता। लेकिन जो तुरंत आपको फायदे के लिए लोग चाहिए, सत्ता के लिए, जो 5 साल के आपने कहा, उसके लिए उनको वो लोग वहीं से लाने होंगे, एक ही जगह से। तो ये एक समस्या। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये बेटर लाइंस कितनी गहरी हैं। अभी आप कार्यक्रम की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी की मिनिमम सीट्स का जिक्र कर रहे थे। शार्दुल ने हेडलाइन पढ़ते हुए जो बातें कही कि 328 सीट केवल कांग्रेस लड़ रही है। अगर गठबंधन, और ये गठबंधन के कारण कम है, और अगर ये गठबंधन बंगाल में हुआ होता तो कांग्रेस आज जो 11 या 13 सीट लड़ रही है, इससे ज्यादा नहीं है, तो वो सीट्स जो है वो घट के 3 या 4 हो सकती थी। और एक समय बड़ी गहरी बात भी इस पे चल रही थी, वो बात दूसरी ममता बनर्जी ने किया नहीं। तो उस लिहाज से ये देखना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल संदेश खाली में जो, लेकिन कांग्रेस ने, लेकिन टीएमसी ने, आखिरी बात, भले अलायंस नहीं किया, मतलब अलायंस का मतलब वो कहती है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो सीटें नहीं दी। लेकिन ये बात आप देखिए, सिर्फ पॉलिटिकली देखिए इसको, सही गलत की बात दूसरी अलग है, कि वो कितनी ताकत के साथ इस इलेक्शन को लड़ रही है हर स्टेप पर। अब कल को ये बात पता चले कि इसमें जो निकल के आया है, जिस तरह से उन्होंने संदेश खाली को टोटली रबिश करने की वो की है कोशिश, लेकिन ये भी सच है ना, संदेश खाली की महिलाओं के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में महिलाओं के सम्मान में उत्तरोत्तर गिरावट भी आ रही है। जो बात पहले थी वैसा रहा नहीं समाज। बात बिल्कुल अलग कह रहा हूं, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है इससे, लेकिन उन्होंने इसके लिए काउंटर नैरेटिव तैयार करने की जो कोशिश है, वो तो हिस्सा इसका सच है, आधा पार्ट तो सच है। जैसे संदेश खली में लोगों की जमीनें कब्जाई गई, उन जमीनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, ये सच है एक हिस्सा। और लेकिन उसमें उतना सच नहीं है जो कि रेप और मास रेप और ये सारी चीजें कही, ये मतलब भरोसे के लायक भी बात नहीं थी, और उस जमीन पर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। शार्दुल, आपकी इस पर पूरे विवाद पर क्या प्रतिक्रिया रही? सामाजिक नीतिगत मामलों में, खासतौर से राजनीति से जुड़े हुए, मेरी नज़र में मोदी जी और ममता दी एक से हैं, तो मैं उन पे भी भरोसा नहीं करता, धेले भर का भी और इन भाजपा वालों पे तो करता ही नहीं। तो अब ये एक महिला के कहने से क्या सारे वो गलत हो गए? क्योंकि पिछले ही हफ्ते हमने चर्चा करी थी कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में, इतने लंबे साल से ये सब चल रहा था, सब छुपा हुआ था, खुले में सीक्रेट था। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ नहीं हो सकता, बंगाल में नहीं हो सकता, कर्नाटक में हो सकता? कर्नाटक में तो आर्थिक सामाजिक परिस्थिति पर कैपिटा कहीं बेहतर है लोगों की, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो बंगाल जहाँ पे हालात इतने बुरे हैं, जहाँ राजनीतिक वर्चस्व बिल्कुल खुले में चलता है, वहाँ कैसे नहीं हो सकता? तो मैं तो नहीं जानता, आप ग्राउंड से हो क्या है, आपकी बात सही है और आपके मत का मैं सम्मान भी करता हूं, लेकिन जब तक वो तथ्य सामने नहीं आता, जब तक वो सामने नहीं आता, मैं नहीं मानूंगा कि ये 100% गलत है। तो खैर, ये तो जो आनंद ने कहा वो उस पर है कि एक लंबी, विस्तृत और ईमानदार जांच की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ एक चीज और, कि कर्नाटक और संदेश खली दोनों बहुत अलहदा चीजें हैं, मामले अलग हैं, लेकिन नहीं, दोनों का नेचर ही पूरी तरह से अलग है। एक आदमी पावर की पोजीशन में बैठकर अब्यूज कर रहा है और एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का
हिस्सा है, और जो वीडियो बना रहा है अपने प्लेजर के लिए, अपने पर्सनल स्पेस में कोई क्राइम कर रहा था, चलो वो सामने आ गया। और यहाँ क्या है कि एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तहत संदेश खली बात, तो ये दोनों का नेचर वाइज पूरा एकदम अलग चीज है। मैं क्या कह रहा था, पिछले हफ्ते हमारे पैनल पर थी प्रियंका दुबे, जो महिला रिपोर्टर लंबे समय से करती आई हैं, 10 साल से ऊपर से, और ये बात सत्य है कि भारतीय समाज की भीरुता पे इतनी जल्दी मेरा विश्वास नहीं उठेगा। ये महिलाओं के, और जिसका शोषण कर सकता है उसका शोषण करने में भयंकर रूप से ऑटोमेटेड समाज है ये। हाँ, ठीक बात। नहीं, संदेश खाली की बात यह है कि बीजेपी को कोई मुद्दा चाहिए बंगाल में कि जिससे वो पूरे बंगाल का नैरेटिव पकड़ सके। ठीक बात। तो संदेश खाली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो उसके रूट्स है कि कोई मिस्टर मलिक है जिनको जेल में भी डाला गया था रेशनिंग स्कैम में, उसके बाद जो आपने जिनका जिक्र किया, जिनका नाम शाहजहां शेख, फिर उनका नंबर लगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल पैट्रोनेज का भी मामला, वो इतने दिन तक फ्री घूमता रहा, फिर अचानक से उसमें वो हुआ कि 1.5 महीने बाद तब पुलिस ने अचानक से धर लिया उसको। तो उसके वजह से क्या है कि एक तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी बात भी हमको देखनी हिस्टोरिकल सेंस में, जैसे स्टेट सोसाइटी की बात की इन्होंने कि पॉलिटिकल पार्टी का छोटे लेवल तक काफ़ी कंट्रोल रहा है। तो जो वायलेंस भी हुआ है, तो जैसे इन्होंने जो थोड़ा सा एक अपना कंसर्न जताया कि शायद इसमें बहुत कुछ और सच हो सकता है, तो उसका रीज़न ये भी है कि जैसे कोई भी महिला पे अत्याचार हो या कास्ट एट्रोसिटी हो वहाँ पे बंगाल में, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाती थी, वो पार्टी ही उसको सॉल्व कर लेती थी। तो उसके वजह से बहुत सारे रिकॉर्ड भी नहीं गए, और हाँ, और उसके वजह से क्या वो वाला पैटर्न आज भी टीएमसी जैसी पार्टी भी उसको रिप्रोड्यूस कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी है जो कुछ वॉइसेस निकल के आए हैं, जैसे आपको मतुआ जो कम्युनिटी है, जो एक दलित कम्युनिटी है बंगाल की, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे, तो 30 साल के जो लेफ्ट फ्रंट के रूल के बाद कहीं ना कहीं उनको स्पेस मिल गया अपनी आवाज़ ये करने के लिए। उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी उसमें डिसएग्रीमेंट हो सकती है, लेकिन वो वॉइस अलग से एक उभर के आई है मतुआ कम्युनिटी की। इसी की वजह से ममता बनर्जी को भी उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अवार्ड देने पड़ रहे उनके नाम पर। प्रधानमंत्री ने खुद बांग्लादेश जाकर जो मतुआ का जो इम्पोर्टेंट सेंटर है वहाँ जाके विजिट करके भी अपील करना चाहे। तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेस बंगाल में अभी ओपन हुआ है, जो शायद 30-35 साल तक वो कहीं ना कहीं पार्टी सोसाइटी का जो इतना कंट्रोल रहा है लेफ्ट फ्रंट का, उसके वजह से भी हमको दिखता है कि ये सारे अचानक अलग अलग फेजेस निकल। ये नहीं है कि आरएसएस को हम बहुत ज़्यादा कभी कभी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि आरएसएस बहुत छाती है और लोग ना बैठे ही है कि बनने के लिए कि हाँ उन्होंने बोला आप ऐसे करें, आप ऐसे करेंगे। कहीं का हमको भी ये भी देखना, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये सोसाइटी के टेंशन जो दबे थे उसमें से कहीं तो थोड़ा तो स्पेस मिल गया, उसका हो सकता है बीजेपी फायदा उठा ले। मैं अपने शक को एक दो लाइनों में कहूँ, पत्रकार के तौर पर वैसे ही किसी पे भरोसा करना अच्छा नहीं लगता, हो नहीं पाता। आप केवल अपने पीयर्स पर ही भरोसा करते हैं, पत्रकारिता को वैसे ही, और वो भी राजनीतिज्ञों पे बिल्कुल नहीं। तो कुछ लेटर्स हैं हृदय, एक पत्र आपके लिए है, उस पर आपके लिए भी मेरे लिए भी है असल में वो, तो मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से, इसके बाद हमारा जो आखिरी विषय है उस पर बात करेंगे। ये प्रसाद वासुदेवन का लेटर है रिगार्डिंग चर्चा 316 टाइम 48 on YouTube. Hridesh mentioned how he flourished coming from a village, and Atul mentioned inequality increased, and you say हमेशा ऐसे लोग होंगे जो उतने चालाक और चतुर नहीं होंगे और वो पीछे छूट जाएंगे इस व्यवस्था में। But there was no mention of caste in this discussion. बात चालाकी की नहीं है, कास्ट की है। अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो आपके पास प्रिविलेज कम है और इसीलिए पीछे रह जाएंगे। इसमें बात चतुराई की नहीं है। Whether you come from a village is immaterial in India. It is a caste society, and it is the caste in which you are born which determine privilege. Brahmins, Thakurs, and other Hindu general castes have higher wealth accumulation, lower poverty, and lesser exclusion from formal financial services than Dalits. A discussion on wealth inequality without mention of caste was surprising. तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक बात थी। आपकी इस बात में से तो पूरी तरह से एग्री हम करते हैं कि मुझे याद नहीं हो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, पर अगर मैंने पासिंग उसमें कहा होगा, इसमें कोई बहुत मैंने चाहता भी नहीं कभी ये बताएं कि हम में से हर कोई जो है इस कास्ट को एक मिनट के लिए किनारे रख के अगर आते हैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से, अपर कास्ट से, फॉरवर्ड कास्ट से, तो उसको ये कहना भी नहीं चाहिए
और वो उनकी इंटरनल कंपटीशन अगर हो सकता है, मुझे लगा हो कि उस प्रिविलेज क्लास में पीछे रह गया तो गांव में रहने की वजह से अंग्रेजी बहुत अच्छी ना आती हो, या लेकिन हाँ बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। और मैं अगर जितना भी मुझे आज मिला है तो मैं मानता हूँ 50% से ज्यादा वो इसलिए होगा कि काबिलियत नहीं बल्कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। तो बैकग्राउंड आपको एक एक रेडीमेड एक रास्ता उपलब्ध कराता है, एक एनरोड मौका मुहैया कराता है, बहुत सारी मैं जिन लोगों से मिल रहा था मेरे गांव के थे, अपर कास्ट थे, तो मैं ये नहीं कह सकता अच्छी जगहों पे मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो हाँ, और कास्ट की जो बात है, असल में ये डिबेट कास्ट पर थी नहीं, वो था कि आप जब इनइक्वालिटी बढ़ रही है तब आप बहुत सारे लोगों को स्टेट कैसे उनको करे, वेलफेयर स्टेट का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि वेल्थ की इनइक्वालिटी वाला मसला था, तो इसलिए उसमें कास्ट नहीं है। देना है क्योंकि आपने आज जो बात कही, अभी शार्दुल थोड़ा सा मुझसे खफा होंगे कि मैं कहा, लेकिन मेरी आपसे अतुल ये वो थी जो एक मत भिन्नता है, वो ये आपने इस तरह से प्रेजेंट किया जैसे कि कैपिटलिस्ट अपने आप को कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं कहता, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कभी फ्लोरिश कर रही है। इस चर्चा में कार्यक्रम हम कई बार कह चुके हैं कि मेरा मत रहा है कि एक मिक्स इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर भारतीय समाज जैसे रहे, लेकिन कम्युनिस्ट इकोनॉमी को फेल होने की तरफ पोर्ट्रेट जरूर किया गया। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं, एडवांस डेमोक्रेसीज हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इस इतना ज्यादा उन्होंने वेलफेयरिज्म किया है जिसे आप कम्युनिज्म कह सकते हैं कि वहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर घुसता ही नहीं। मिसाल के तौर पर फिनलैंड या बाकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां पर हेल्थ सेक्टर जो है पूरी तरह से सरकार ने जो है उपलब्ध कराया है लोगों को, और प्राइवेट सेक्टर फिनलैंड में तो नहीं के बराबर है, नहीं है। अगर मैं एहतियात के साथ नहीं के बराबर बोल रहा हूं, नहीं है हेल्थ के सेक्टर में। इसी तरह से बहुत सारी जगह, और दूसरी एक बार फिर से जो आपने कहा कॉन्टेक्स्ट में रिपीट करना चाहता हूं, जब बैंक क्रैश हुए 2008 में, सबसे बड़ा जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ लीमन ब्रदर्स से शुरू होके, तो उस वक्त भी तो जिस तरह से बेल आउट किया गया, वो क्या कैपिटलिस्ट तरीका थोड़ी था जनता के पैसे से निजी कंपनियों को बेल आउट करना। तो मतलब ये शेड्स जो है ना हर जगह दिखाई देते हैं, और इस पे मतलब मैं चाहता हूं कि और अच्छा डिस्कशन हो, मैं भी एनरिच करूं अपने आप को। तो मेरे खाली थॉट्स हैं। ठीक बात है, चलिए इस पर हम बात करेंगे, पहले पर्सनली बैठकर बात करेंगे, फिर चर्चा में बात करें, ताकि डिसएग्रीमेंट इस तरह से ना हो जैसा डिसएग्रीमेंट होना अच्छी बात है। तो आयुष का अगला पत्र है। चर्चा के नए एपिसोड में आनंद की टिप्पणियों से मुझे थोड़ा हैरानी हुई जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बेबस और लाचार कहा। वह मोदी जी के भाषण के लिए उन्हें 6 महीने तक प्रचार करने से बैन भी कर सकता था। दूसरा सवाल भी मेरा उनसे है कि वह प्रधानमंत्री के शब्दों को हेट स्पीच मानते हैं या नहीं। बहुत सारे विषयों पर उन्हें काफ़ी संतुलित और बातें शामिल होती हैं, पर इस बात से उनके अंदर से थोड़ा बायस दिखा। हृदय से सवाल था कि क्लाइमेट चेंज पर कोई अच्छी किताब है क्या। इन दिनों मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया है जिसका नाम है अर्थ ट्रांसफॉर्म्ड बाय पीटर फ्रैंकोपैन, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके क्या ख्याल हैं इस किताब या क्लाइमेट चेंज की किताबों की स्थिति पर? और बाकी आप सबका काम बढ़िया है, अच्छा काम करें, और हिंदी अगर कहीं गलत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले आनंद। देखिए, इसका जो कानूनी पक्ष है, मैंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन बेवश नहीं है, एक मजबूत संस्था है, आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन मैंने बताया था कि एमसीसी की क्या सीमाएं हैं, और एमसीसी इलेक्शन कमीशन खुद ने जो है 2013 में पाबंदियां लगा ली अपने पर कि वो प्यूनिटिव जो है सज़ा देने में कहाँ अपने को मतलब एक लकीर खींचेगा। तो आपने जो कहा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत डिस्क्वालिफिकेशन संभव है, उसके सेक्शन 123 और 125 के तहत ऐसा करना संभव है। लेकिन इसमें कई व्यवहारिक बंदिशें इलेक्शन कमीशन ने बहुत समय से, दशकों से अपने ऊपर लगा रखी हैं। प्रैक्टिकली ये जो प्यूनिटिव या सज़ा देने की कार्रवाई है, इसकी सीमाएं तय हैं, और उसके कई व्यवहारिक कारण इलेक्शन कमीशन देता आया है कई वर्षों से। मैं 1-2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी। तो उस समय इलेक्शन कमीशन के पास ये एक ऑप्शन था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का, उसके पावर्स को लेकर वो इलेक्शन के साइकिल के दौरान उसको करे, और क्रिमिनल एक्शन वो आईपीसी वगैरह के अंदर करे। लेकिन
मैं ये सब दोहरा रहा हूँ कि लेकिन इलेक्शन कमीशन के 2 तर्क हैं। इससे इलेक्शन साइकिल डिसरप्ट होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हम चले जाएंगे, कैलेंडर नहीं मेंटेन होगा। दूसरा बात, मेन प्लेयर्स को हटा देंगे तो फिर वो चुनाव का कोई, आज राहुल गांधी को हटा दें, मायावती को हटा दें, मोदी को हटा दें, तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा। ये उनका तर्क था 2013 में। उस पर कायम रहिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया 7 जजेस की बेंच का कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 123 सेक्शन सबसेक्शन 2 और 125 को सिर्फ धर्म नहीं, जाति और नस्ल वगैरह ये सब को इलेक्शन स्पीच में यूज़ करने पे आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो और लेकिन 2019 में जब योगी आदित्यनाथ ने जो अली बजरंगबली वाली का बयान दिया था और मायावती पर आरोप था कि वो मुस्लिमों के लिए वोट मांगी थी 2019 में, तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, इलेक्शन कमीशन भी गई। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जो है सिर्फ एडवाइजरी, हम किसी पार्टी वगैरह को डीरिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इलेक्शन सिंबल के तौर पे कर सकते हैं लेकिन इलेक्शन के बीच में नहीं। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब नहीं कर सकते हैं तो एडवाइजरीज आप जो नहीं कोई मानता है तो आप क्या करते हैं उसका, मतलब कि नोटिस गया तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ एडवाइजरी दे सकती। तो ये कानूनी पोजीशन है, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, हेट स्पीच है या नहीं, जैसा हृदय जी बता रहे हैं, एक पॉलिटिकल स्पीच है जिसमें हेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल स्पीच एक काउंटर था मेरे ख्याल से। उसमें संघ के जो कोर इश्यूज़ हैं कि अपीजमेंट, हिंदू इंटरेस्ट को फर्दर करना, अपीजमेंट जो इनका बहुत पुराना है कि अपीजमेंट की नीति का विरोध करना, और एक कोर हिंदू पार्टी के तौर पे अपने हिंदू इंटरेस्ट को प्रेजेंट करना। उसमें जो पॉलिटिकल अदरिंग का था कि दूसरी कम्युनिटी को अदर करना, तो पॉलिटिकल अदरिंग में कहीं ना कहीं हेट के एलिमेंट्स आते हैं वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो वो हो सकता है। ये ठीक बात है। हृदय, अच्छी कोई किताब क्लाइमेट चेंज से जुड़ी अगर आप रिकमेंड कर पाए? मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई आदमी कोई शुरू करना चाहता है तो पहले वो आर्टिकल से पढ़ना शुरू करे, क्योंकि डेवलप करना टेस्ट अपना अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ध्यान में आता है तो मैं जरूर रिकमेंडेशन के लिए बताऊंगा और हम वहां पर उसे डाल सकते हैं, तो रिकमेंडेशन वाला सेक्शन जरूर देखें। ठीक है ना? रिकमेंडेशन पर नजर बनाए रखें। आयुष, अगला सवाल जो हमारा लेटर है करण चौहान का है। सभी न्यूज़ लॉन्ड्री के संपादकों को मेरा नमस्कार। मैं नियमित श्रोता हूँ चर्चा का और आपका पॉडकास्ट मुझे पसंद। मुझे विश्लेषण और विवेचना समसामयिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीति शास्त्र विषय का मैं छात्र हूँ और वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सवाल आनंदवर्धन से है। कृपया मुझे बताएं कि संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है और कहा गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्म में ना तो हस्तक्षेप करेगा। उसी हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री का पद भी संवैधानिक पद है और उसमें संविधान धर्म के मामलों में वह तटस्थ है। तो यहाँ प्रधानमंत्री जब किसी धर्म के संबंध में मत देना है, पक्ष टिप्पणी करना, क्या संविधान की धर्मनिरपेक्षता के साथ विरोधाभास नहीं है? ये मतलब धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म का ये बहुत फॉर्मूलेइक पोजीशन इन्होंने लिया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में थोड़ी पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता है। और संविधान में आप जाइएगा तो संविधान में के प्रीएम्बल में 1976 के पहले सेकुलर वर्ड नहीं था, लेकिन हम फिर भी सेकुलर थे क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो रिलीजियस फ्रीडम का है। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आर्टिकल 25 में, लेकिन सब क्लॉज 2 में अब जाइएगा तो वो उसमें ये भी दिया है कि स्टेट इंटरफेयर कर सकता है मतलब धर्म के मामलों में, ये इन परिस्थितियों में। तो जो यूरोपियन मॉडल है, जो अनब्रिचेबल वॉल बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट, तो वो भारत पे नहीं लागू है पूरी तरह से। ये यहाँ ये नहीं है कि धर्म की बातें जो हैं होंगी ही नहीं, उदासीन पूरी तरह से। ये है कि जो है इक्वी डिस्टेंस रहेगा, समान दूरी रहेगी अलग अलग धर्मों से। लेकिन इसलिए भारत में जो सेकुलरिज्म पे बड़े स्कॉलर्स राजीव भार्गव वगैरह लिखे हैं कि जो कि किसी भी तरह से दक्षिणपंथी नहीं है, तो उन्होंने इसे पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा है। इसके अलावा वो
42nd अमेंडमेंट के अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर थियोरी आई केशवनंद भारती केस में, उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे केसेस हैं जिसमें सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर का भाग बताया है संविधान के। दूसरी बात कि दो पार्टियां हम ले लेते हैं, जो शिरोमणि अकाली दल और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनका जो चार्टर पढ़िएगा उसमें जो है, और ये जो है एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस में ये मतलब दस्तावेज पेश भी किए गए थे, उसमें वो स्पष्ट लिखा है कि रिलीजियस इंटरेस्ट को ये फर्दर करेंगे। ठीक है, तो इतनी जो है ना लूप जो है, इतना लूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता में है कि वो इसको सम्मिलित कर सके। दूसरी बात प्रधानमंत्री को लेके है, ये आदर्शवादी रूप से आपका ठीक है, लेकिन ये जिस पंथ से आते हैं, दक्षिण पंथ से, और जो इन्होंने दो तरीके से धर्मनिरपेक्षता पे हमला किया है और सेकुलर कॉन्सेंसस को रिवाइज करने की कोशिश की है। और पॉलिटिकल कमेंटेटर हिलाल अहमद इसीलिए कहते हैं कि भाजपा जो है काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटिव रही है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने में। दो चीज़ें हैं कि उन्होंने पहला इनका ये है कि जो सेकुलरिज्म जो है वो एक तो जो मैंने बताया कि ये ऊपर से लादा हुआ कोई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, इसलिए ऊपर से लादा हुआ एक एलीट कॉन्सेप्ट भारत के संदर्भ में है, जो धीरे धीरे प्रोसेस में शायद भारत आत्मसात कर ले, लेकिन भारत बहुत सारे इंटरेस्ट का ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा है कि अपीजमेंट का, खासकर जो जिस संदर्भ में सेकुलरिज्म यहाँ आया वो पार्टीशन के लेकर, उस समय से उनके ग्रीवेंसेस जो हैं, जो दक्षिणपंथी पार्टियों के जैसे भाजपा हैं, उसके ग्रीवेंसेस ऐसे हैं कि वो अपीजमेंट का, प्रधानमंत्री का ये भी भाषण जो था वो अपीजमेंट को ही लेके था, ये जनसंघ के 1950 वाली भाषा थी। तो वही ये दो ट्रैक से ही ये सेकुलर कॉन्सेंसस को और एक हिंदू पार्टी के तौर पे, जो कि एक ब्रॉडर में जो है में माइनॉरिटीज़ को एकोमोडेट करेगी, लेकिन जो है मध्य में जो है हिंदू इंटरेस्ट रखेगी। तो यही है इनका। ठीक बात। तो हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं अब, जो कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का एक ट्वीट आया, एक अनाउंसमेंट आया, जिसमें उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद की को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उन्होंने हटा दिया और उत्तराधिकारी के पद से भी उन्होंने एक तरह से उनको जो घोषणा हुई थी उससे अलग कर दिया है। उनका कहना है कि अभी परिपक्वता की ज़रूरत है और वो बाकी नेतृत्व को अलग अलग तरीक़ों से आगे बढ़ाने में यकीन रखती हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है और आकाश आनंद को अभी थोड़ा सा और परिपक्व होने की ज़रूरत है। आकाश आनंद को ने पिछले जो चुनाव अभियान अपना शुरू किया था जब, तो उसमें एक चीज़ दिखी थी कि वो बहुत आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे थे और लगातार उन्होंने उसमें कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए और आखिर में जो उनका आखिरी लोकसभा चुनाव का अभियान भाषण था उसमें उन्होंने टेररिस्टों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा, जिससे काफ़ी खलबली मची और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए। तो यहाँ से चीज़ें, उसके बाद से उनकी सारी जनसभाएं रुक गई और फिर मायावती ने ये घोषणा की बीच चुनाव के दौरान ऐसा करने से। एक तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद के लिए काफ़ी मतलब ह्यूमिलिएटिंग भी रहा कि बीच चुनाव में, और उस दूसरे इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना कि अपरिपक्व हैं, और ये कहना भाजपा के दबाव में और भाजपा के खिलाफ बोलने की वजह से ऐसा किया गया, ऐसी भी तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं जो जिसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहता हूँ और फिर बाकी लोग अपनी राय इस मुद्दे पर दे सकते हैं। एक तो ये कि ये जो हुआ है, जो इसमें बहुत एग्रेसिव तरीके से मायावती को अगर आप देखें तो वो पिछले 5 साल 10 साल से, जब से देश में हिंदुत्व का और प्रधानमंत्री मोदी का और भाजपा का उभार हुआ है, तब से उनके अगर आप भाषण देखें, उनके बयान देखें, तो उसमें बीजेपी निशाने पर उस तरह से नहीं रहती जितना निशाने पर उनके कांग्रेस और सपा रहती है, यानी विपक्ष रहता है।
तो एक उससे थोड़ा सा आकाश आनंद के सारे भाषण अलग थे, वो बीजेपी पर अटैक कर रहे थे। और दूसरा ये कि अगर पिछले 2 चुनाव को देखें तो बीएसपी के साथ वो वोट अभी भी इंटैक्ट था जो कि मायावती की अपनी जाति से आता है, जाटव वोट। लेकिन नॉन जाटव जो दलित वोट था वो काफ़ी हद तक इससे छिटक गया था, और वो उनका जो 20% के आसपास माना जाता था एक टाइम पे, 20 से 18% के करीब, 22% के करीब ऊपर नीचे होता था, जिस पर बीएसपी का एक छत्र राज्य था, वो घटकर 12.5-13% के आसपास आ गया पिछला चुनाव जो था उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। तो एक किस्म की इस असर्टिव अप्रोच से आकाश आनंद के एक किस्म का कन्फ्यूज़न उन दलित जातियों में भी पैदा हुआ जो बीएसपी के छाते से निकलकर लार्जर हिंदुत्व वाले छाते में चला गया था, वो 8-9% वोट। और उसके अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा होना शुरू हो गया था कि लग रहा है बहन जी फिर से या बीएसपी फिर से अपने को उस पॉलिटिक्स के अंदर असर्ट कर रही हैं। ये जो कन्फ्यूजन था, अब इसका मेरे पास ना तो कोई सबूत है, ये लोगों से और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो बीएसपी को बहुत करीब से जानते समझते हैं, उन लोगों से बातचीत के आधार पर मेरा अपना जो एक ओपिनियन बना वो मैं कह रहा हूँ। और उस प्रेशर में वो प्रेशर आया है कहीं से, जिसमें उनको लगा कि वो जो 7-8% जो हिंदुत्व के अम्ब्रेला में आ गया था पिछले 2 इलेक्शन से बहुत सक्सेसफुली, वो फिर से एक बार बीएसपी की तरफ देख सकता है, जा सकता है, जिससे कि नुकसान हो सकता है। और उस प्रेशर में ये कार्रवाई की गई। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा जो एक वो है, एक बड़ा मेजर असेसमेंट ये है कि बीएसपी का जो अपना परफॉर्मेंस है शायद इस चुनाव में उस स्तर का ना हो। पिछले चुनाव में उनको 10 सीटें आ गई थी और तब वो अलायंस में थे, शायद उससे बहुत नीचे आएगा। ऐसे में आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी गई थी, एक तो बीएसपी का उत्तराधिकारी के तौर पर और नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर, इन 2 चीज़ों में अगर अगला जो ये लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीएसपी 1 सीट 0 सीट, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी 1 सीट पर 400 की विधानसभा में थी, वो ऐसा कोई नतीजा आता है तो ऐसी स्थिति में बहुत शुरुआती ही कदम पर आकाश आनंद के लिए पार्टी में स्थितियां बहुत असहज हो सकती हैं, क्योंकि वही चेहरा बन गए थे, वही सबसे आगे थे। तो इस चीज़ को एक तरह से आगे आकर मायावती ने अपने सिर पर लेते हुए आकाश आनंद को एक तरह से शील्ड भी किया है कि कोई भी इस तरह के नतीजे से जो पार्टी के अंदर उनको फिर उनके फैसलों को, उनकी बातचीत को, उनके फैसलों को की जो वैल्यू है वो कम ना हो जाए, या उनको बहुत दिक्कतें बाकी काडर और लीडरशिप से ना आए, उससे शील्ड करने का भी काम इस फैसले से किया गया है। बाकी नतीजे जब आएंगे तब ये तय होगा। और परिपक्वता एक चीज़ है जिसको उन्होंने बहुत खुले तौर पर रख दिया, तो उस पर हम ज़्यादा बात मतलब बाकी लोग उस पर अपनी राय दे सकते हैं कि उनके भाषणों में ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि अपरिपक्व थी। जैसे एक तो पहले से ही बात थी कि जो है बसपा थोड़ी जो है कम सक्रिय है, क्योंकि और एक जो एक इनफॉर्मली ये कहा जा रहा था कि एक चुनावी जो एक समझौता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये दबाव में है। हाँ, ये है। और उसका कई लोग बोल रहे थे कि कुछ जांच के अंतर्गत जो केसेस हैं मायावती के खिलाफ, उसका जो है डंडा दिखाकर भाजपा थोड़ा सा इसे निष्क्रिय करना चाह रही है, इस पार्टी को और उसके चुनावी महत्व को। तो वो है। और एक मेरे ख्याल से 2007 में जो गठबंधन नहीं, मतलब सामाजिक समीकरण जो म्यूचुअल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट्स का बनाया था मायावती ने कि सर्वजन वाला, हाँ, बहुजन से ये वगैरह, उसके बाद वो रिपीट नहीं हो पाया कि और वो और लेकिन फिर भी जैसे कि कुछ बड़ी पार्टियां, खासकर भाजपा, कांग्रेस वगैरह, जो दलित वोट्स, नॉन जाटव, दलित में भी जो नॉन जाटव वोट्स, इस पर जो कब्जा रखी हुई हैं, आप जाटव वोट मायावती के साथ जैसा बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अम्बेडकराइट पार्टी का जो स्पेस है वो तो है ही उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ही में क्या, एक बार बसपा जो है राष्ट्रीय पार्टी भी थी, हो गई थी वो इनफैक्ट वो पहली रीजनल पार्टी थी जो कि 4-5 राज्यों में उसके प्रतिनिधि थे, मध्य प्रदेश में और राजस्थान, दिल्ली। तो वो
जो अम्बेडकराइट पार्टी की ओपनिंग है उस डोर को पूरी तरह शट कर देना हमेशा के लिए, ये मतलब तुरंत तो ये संभावना नहीं दिखती है, लेकिन अगर बहुत दूरदर्शी संघ के राजनीति में हो तो ये हो सकता है कि एक ये ओपनिंग बंद रखो और इसको मॉप अप कर लो पूरी तरह से, जो भी ये ओपनिंग हो। इसका विकल्प दूसरे जो युवा नेता आए, जो अम्बेडकराइट नेता आए, उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बना दिया गया मायावती के साथ, कि वो कोई समानांतर तौर पे नेतृत्व खड़ा ना हो, अभी अम्बेडकराइट पार्टी का प्रेजेंस इन्हीं का रहे, तो वो भी है, जैसे चंद्रशेखर हैं या ये सब कुछ राज्यों में, हाँ कुछ ये है। तो अभिषेक आनंद पर तो मेरी विशेष, आकाश आनंद, एक बार मैंने करेक्ट किया था, एक बार इस बार मैं ही गलत बोल दिया। आनंद उसमें स्थायी भाव है, हाँ आप बताएं हृदेश। एक बात मैं ये कह रहा था आपसे कि जो बात आनंद ने काफी हद तक कह दी कि मायावती 2007 से लेकर 2024 तक की यात्रा अगर देखते हैं तो 200 से ज्यादा सीटें लाकर अपने दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी की स्थिति ये हो गई कि उसका वोट शेयर 13% के आसपास, 13% से भी कम था शायद, 12.8। हाँ, तो वो हो गया और एक सीट ला पाई। और अब इस बार मैं ग्राउंड पर अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से थोड़ी सी अथॉरिटी के साथ ही कह सकता हूं कि इस बार उनका वोट शेयर सिंगल डिजिट में होने जा रहा है। सीट आएंगे हम नहीं कह सकते, पर वोट शेयर उनका 10 से नीचे ही रहने वाला है। 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है, पर 10 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। और अभी उन्होंने उनकी पार्टी के जो ग्रो करने के चांसेस थे, चाहे वो इस बात को, मतलब वो क्या माने, वो तो बहुत बुद्धिमान पॉलिटिशियन है, वो तभी है जब वो बीजेपी को अटैक करती है। क्योंकि कोई आप माइनॉरिटी का वोट या बहुजन का जो वोट बीजेपी की ओर जा रहा है, मतलब इस बात को भी मैं कह सकता हूं अनुभव से कि जब भी नॉन जाटव दलित को मौका मिलेगा कि चूज करना है कि समाजवादी पार्टी के पास जाना है या बीजेपी के पास जाना है, वो बीजेपी को चूज करेगा। और यही हमने देखा था 2022 के चुनाव में। अगर मायावती पूरी ताकत से लड़ी होती तो अखिलेश शायद जीत गए होते, लेकिन मायावती ने चुनाव बहुत ताकत से नहीं लड़ा था 2022 का विधानसभा चुनाव, तो उनका वोट जो है वो बीजेपी में गया। इसका स्पष्ट फायदा बीजेपी को बहुत तगड़ी लड़ाई में मिला था। ठीक बात। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको क्वेश्चन के साथ खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, कि मायावती जो है बीजेपी पे अटैक क्यों नहीं करना चाह रही। इसके आंसर किसी का भी कह सकते हैं, इसके तो बस इसका तो अटकल ही लगाई जा सकती है, करने वाले पेवर वो क्यों नहीं अपनाने दे रही अपनी ही पार्टी के व्यक्ति, और जबकि उनकी वही छवि रही है अटैकिंग, वो मुस्तकबिल है उनकी पार्टी का, आगे वही जो है ध्वजवाहक होने जा रहे हैं। ठीक बात है। आनंद आप कुछ बीच में बोल रहे थे। नहीं, मैं 2007 मैं बोल रहा हूँ कि मायावती का कि एक उपलब्धि है कि जिसमें बिहार अभी भी फंसा हुआ है, कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट से निकालना उत्तर प्रदेश को, मेरे ख्याल से 2007 में बहुत उत्तर प्रदेश में वर्षों बाद एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी। इनफैक्ट 1991 में कल्याण सिंह की सरकार के बाद, अगर आप अलायंस की बात करें तो एसपी बीएसपी की 93 वाली भी सरकार बहुमत की सरकार थी, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी गठजोड़ और तोड़ मोड़ की ही सरकारें बनी उत्तर प्रदेश में। 2007 में मायावती ने उस क्रम को तोड़ा और बहुमत की सरकार, तब से अभी तक ज़्यादातर बहुमत की सरकारें, ज़्यादातर क्या सारी बहुमत की सरकारें बनी। शार्दुल, मायावती जी के उत्तराधिकारी की बात 10 साल से करीब चल रही है, तो मुझे समझ नहीं आता सही में कि ऐसा है क्यों। अभी तो उनकी आयु आज 68 वर्ष है, तो ये तो प्रधानमंत्री बनने की, मतलब हिंदुस्तान में तो उनकी नेतागिरी जवान होना शुरू होती है। 10-15 साल तो और बच्चे रहते हैं इस उम्र में, 65 के बाद। तो उत्तराधिकार की उन्हें ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, इनके पिताजी भी आनंद कुमार हैं आकाश के, वो भी बनाए गए थे नॉन पॉलिटिकल वाइस प्रेसिडेंट, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं बने हुए नहीं, लेकिन वो पृष्ठभूमि से गायब हो गए और उन पर खूब वंशवाद के और नहीं, उनके साथ एक बर्डन है, उनका छापे पड़े थे सीबीआई के, नहीं इनकम टैक्स के। को 250 करोड़ की थी बेनामी प्रॉपर्टी नोएडा में, तो उसमें वो फंस गए थे, तो तब से पीछे हट गए। जैसा आपने कहा उनकी राजनीति भी हो सकती है, बट मैं कम से कम ये मानता हूँ कि श्री मायावती जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बसपा कार्डर वाली पार्टी है, सीट ना आते हुए भी उनका वो वोट बचा हुआ है, उसको ये लंबे समय से सभी लोग कहते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, उनको कमतर आंकने की वो रहती भी है। और ये बात सही है कि वो 10 साल से अब ऊपर हो गया उन्हें सत्ता के बाहर, तो ऑफकोर्स उनके कार्डर में कमी आई होगी, क्योंकि कार्डर को वो सत्ता का प्रॉक्सी चाहिए होता है, तो जिससे वो जिंदा रहे, जिससे वो अपना आजीवन करे।
लेकिन इस चुनाव में ये ज़रूर है कि जैसा आनंद ने भी बोला कि सपा और बसपा इस बार बिल्कुल अलग हैं, ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़रा सा अगर माइनॉरिटी वोट यूपी में खिसका तो सीट सपा और बसपा की एक्सचेंज वाली होने वाली स्थिति है, क्योंकि बसपा का वो जो 18-19% का जो फिक्स वोट है जाटव समाज का, नहीं वो तो खत्म हो गया ना। पिछले चुनाव में तो 12.5 पे आ गई थी बीएसपी। नहीं, पर मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव में फिर आ गया था। 12.5 अच्छा, तो मुझे गलत विधानसभा ही लेटेस्ट है ना 22 का। लोकसभा चुनाव में तो 3% वोट है टोटल इंडिया को अगर देखें। हाँ, तो उनका जो फिक्स वोट है उसमें अगर थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ तो बेहतर कर सकती हैं वो अपनी स्थिति। रही बात आकाश आनंद की, तो उनके भांजे भले ही हों, भतीजे। अच्छा, क्यों, भाई का बेटा, अच्छा बुआ भतीजे, यस। वैसे एक समय अखिलेश भी उनके भतीजे थे। हाँ, तो बुआ पब्लिकली उन लोगों का बुआ नहीं, तो वो तो उनके सगे भतीजे हैं, पर है तो वंशवादी। मेरी किसी भी वंशवादी से कोई सहानुभूति नहीं है। ठीक बात, हाँ। लंदन के वो पढ़े हुए हैं, वो कह रहे हैं समाज की बात करेंगे। 2015-16 से तो बसपा में अभी तक परिपक्व नहीं हुए, तो भाई तो ना हो पाएगा तेरे से। ठीक बात है। भारत की राजनीति में खैर अब वंशवाद कितना मुद्दा रह गया है लोगों को, मेरे लिए है ना, मेरी कमेंट्री के लिए। नहीं, ऐसे जैसे इन्होंने भी कहा है कि बीएसपी जो है एक मूवमेंट भी है और एक पार्टी भी है। जब इलेक्शंस होता है तब पार्टी बन जाती है और बाकी टाइम मूवमेंट मिशन के तौर पे चलती है। और कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टियों का जो स्ट्रेटेजी है उस तरीके से बीएसपी काम नहीं करती, कि मीडिया का इस्तेमाल करना जो उनके कभी फेवर में रहा ही नहीं है मीडिया। और जिस तरीके का उनका बहुत ही एक तरीके से अंडरग्राउंड अपना केडर बेस्ड काम है, वो अपने कैंपेन चलाते रहते। तो हम ये नहीं कहेंगे कि शायद इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में भी एक शिफ्ट आ जाएगा वोट का, लेकिन उनका अपना काम चल ही रहा है। और बीजेपी का एक नेगेटिव पार्ट ये है कि 2 बार केंद्र में सत्ता रही है और 2 बार यूपी में अभी राज्य में भी सत्ता है। तो कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी का भी जो फैक्टर है वो जो अभी हमें दिख नहीं रहा है। तो अभी शायद उनके फेवर में जा भी सकता है थोड़ा बहुत, तो भले वो शायद जीत ना पाए लेकिन उनके वोट में शायद बढ़ोतरी हल्की फुल्की आ भी सकती है। अच्छा, हाँ, लेकिन जहाँ तक आकाश की बात है, इंटरेस्टिंगली बीएसपी में काफ़ी एक मतलब शांति वाला माहौल काफ़ी बीच में रहा है, कि बहुत एक गैप रहा है कि कांशीराम मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होना, कोई आंदोलन नहीं होना। और उससे भी ज़्यादा ये है कि लीडरशिप अब कौन करेगा। भले ही जैसे इन्होंने कहा कि 69 कोई उम्र नहीं है रिटायर होने की, लेकिन फिर भी एक कोई देखते हैं कि अब इनके बाद कौन टेक ओवर करेगा इसे। तो आकाश आनंद के बाद कहीं ना कहीं ऐसे एटलीस्ट सोशल मीडिया में एक माहौल बन गया था अच्छे से, कि शायद चलो कोई ना कोई आ गया है पार्टी में। अब उनके अलग रीजंस रहे होंगे कि उन्होंने कह दिए कि आप थोड़े दिन अब परिपक्व हो जाइए या, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि उन्होंने और कोई एक्यूजिशन नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि ठीक है पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात है, और तो उस वजह से उनको कैडर को भी संभालना है। उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्यूजिशन नहीं लगाया कि आपको समझ नहीं है पॉलिटिक्स की है या आपके ऊपर और किसी तरह के आरोप हैं। तो ये तो हाँ, तो और मुझे लगता है कि उस तरीके से तो सारी पार्टी में कोई ना कोई वंशवाद है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हाउ यू कन्विंस द कैडर। और जो आप जो कह रहे थे शार्दुल, कि अभी इनकी इतनी उम्र नहीं है, और लेकिन फ्यूचर का जो लीडरशिप, मायावती का लीडरशिप का सवाल जो होता है कि आप लेगेसी किधर जाएगी, मिशन कहाँ जाएगा, इसके लिए एक क्लियर लाइन ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी होता है। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन लोग होंगे। और 28 साल के हैं अभी, 28-29 साल के हैं, तो आगे उनको भी इसमें कोई शक नहीं है कि उम्र के साथ अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत बड़ा एसेट होता है। वो शायद कम होगा, तो वो सीखने की ज़रूरत होगी। उन्होंने एक बयान, उनका स्टेटमेंट आया है, और वो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि मुझे बहन जी के नेतृत्व में पूरी श्रद्धा है, आस्था है, और आगे मैं उनके नेतृत्व में काम करूँगा और जैसा उनका आदेश होगा वो। तो ये एक तरह से दिखाता है कि किसी कहीं ना कहीं एक रिकन्सिलिएशन है, कोई टकराव जैसा चीज़ सामने नहीं है। मैं यही कहने वाला था कि मैंने वो ठिठोली वाला बयान दिया, मतलब बात कही उससे सीधे। देखिए ये बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, बहुत आसानी से समझ आने वाली, कि वो चाह रही हैं कि भाजपा लपेट ले जाएगी उन्हें इन बयानों के चक्कर में, और उसे लंबे उन्हें कीमत चुकानी पड़ सकती है। परिपक्व हो जाएगा मतलब चुप हो जाइए उनके लिए। नहीं, आप बिल्कुल, ये तो परिपक्वता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कब चुप रहना है। कम बोलना या चुप रहना भी अपने आप में बड़ी स्ट्रेटजी है ना, रणनीति है, और वो जगह देख के। तो ये एक तो बात हो गई सीरियस वाली। दूसरा, तो जो मान्यवर काशीराम जी थे, उनका आप देखिए, उन्होंने बहुत सारे लोगों का खड़े किए थे। कई सफल हुए, मायावती जी सफल हुई, कई सफल नहीं हुए, लेकिन
उनकी लीडरशिप का ये था कि वो अपने सेकंड रंग को तैयार करते चलते थे, लोगों को छांटते हुए। तो हमें मनस्थिति नहीं पता, पर एक अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि मायावती जी ने उन्हीं से सीखा है। तो बिल्कुल हो सकता है वो ढूंढ रही हो कि भाई कौन सही है। ठीक बात है। नहीं, इनकी बात जो है कि काडर को कन्विंस करना, खासकर जो पार्टी का जो मुख्य नेता है या उसकी स्थापना जिसने की है, उसको अपने जीवन काल में सक्सेशन तय कर देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय, खासकर मैं भाजपा को क्षेत्रीय पार्टी नहीं, एक समय नहीं थी क्षेत्रीय पार्टी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो जैसे कि डीएमके हुआ, उसमें भी दो भाई लड़ रहे थे, अलजागिरी और एमके आप मुलायम सिंह का एसपी का देख लीजिए, उन्होंने मुख्यमंत्री बना के एक तरह से सक्सेशन अपने जीते जी मुलायम सिंह ने तय किया। और फिर ठाकरे परिवार को ले लीजिए कि उन्होंने तय कर दिया था। तो ये जो भी वंशवादी या जो भी पार्टियां हैं या जो भी हैं, ये जो एक पॉलिटिकल फैमिली कंट्रोल्ड है, उनको अपने जीवन काल में इस आर्क में ही सक्सेशन तय कर देना चाहिए, ताकि उससे काडर में क्रेडिबिलिटी आती है कि वो कर्ता धर्ता जो पार्टी के थे उनके द्वारा ये तय किया गया। तो वो जो बाद का जो पावर स्ट्रगल है उससे बच जाते हैं। जैसे कि एलजेपी में ये होते हुए भी पासवान वाले में ये लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं और भाई, और ये तो लड़ेंगे। ठीक बात है। तो यहीं पर मतलब इसी मुद्दे पर कि बीएसपी और सक्सेशन का प्लान और आकाश आनंद की जो राजनीति है और बीएसपी की जो राजनीति है, हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे और रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सबसे पहले हृदय, आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैं ये पूछा गया था एक पत्र में कि क्या पढ़ना चाहिए क्लाइमेट चेंज पर, तो वो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है कि आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, या आप नॉवेल भी ऐसे बहुत अच्छे हैं जो अमिताभ घोष ने लिखे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का जिसमें झलकियां मिलती हैं, बहुत कुछ लिखा गया। पर अगर आप बेसिक क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस को समझना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण में थोड़ा सा बारीक अंतर है, तो नवरोज दुभाष की एडिट की हुई एक हैंडबुक ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसका लिंक मैं दूंगा, वो अमेजोन पे उपलब्ध है, मैंने अभी चेक किया, तो वो है। और जब आप उसे ढूंढेंगे तो रिलेटेड बुक्स बहुत सारी मिलेंगी, मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एक थोड़ा सा जहां मैं काम करता हूं उसके लिए न्यूज लॉन्ड्री में हम लगातार लिखते हैं क्लाइमेट चेंज पर, और एक कार्बन कॉपी वेबसाइट है जिसके लिए मैं एडिट करता हूं बहुत सारी रिसर्च, तो उसके हिंदी और इंग्लिश का लिंक भी हम देंगे। तो इनसे मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए काफी है, फिर जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो शायद कुछ दिनों बाद ये श्रोता हमें खुद बताएंगे। एक्चुअली मैं यही कहने वाला था कि कार्बन कॉपी को आप फॉलो की बेसिक समझ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, वैसे तो आपकी रुचि किताबों में तो देश ने बताया ये है, और सेंटर फॉर एनवायरनमेंट साइंस एंड एनवायरनमेंट उसकी वेबसाइट है। तो ये जो डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, तो इनको भी जरूर वो करें। आनंद, आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो हम लोगों ने राजनीति और चुनाव पे बात की है, अब जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करें, जिसमें रोजी रोटी नहीं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मृत्यु है। और जी बिल्कुल सही बात है। अंतिम सत्य में चले गए। 80% लोग तो इसे झुठलाते हुए बिताते हैं जिंदगी। नहीं, तो फ्रेंच कैफका ने कहा था कि जीवन का एक ही अर्थ है कि वो अंत होता है। यस, तो मृत्यु और टैक्स दो ही चीजें सत्य हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा मृत्यु और प्रेम। तो मैं अच्छा, इस पर ये तो मतलब इस पर मैं एक वेंकी रामाकृष्णन, जो 2009 में जिन्हें रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में नोबेल मिला था, उन्होंने हाल में किताब लिखी है व्हाई वी डाई, हम क्यों मरते हैं। तो आजकल जो ये टेक्नो फैंटेसी चल रही है एजिंग की, कि हम अमरता की ओर जो है 100 साल में चिर युवा बने रहने का, जो 125 साल में चले, हालांकि मुझे है कि कोई भी साइंटिफिक इसमें ब्रेक थ्रू आ भी जाए तो तुम मर्डर से कैसे बचोगे भाई, और एक्सीडेंट से कैसे बचोगे, छत गिर जाए वहाँ उससे कैसे बचोगे, भूकंप आ गया, तो लेकिन खैर ये आप गलत आदमी से टकरा गए। ये पुस्तक में नहीं है, उन्होंने दूसरे से उन्होंने जो मौजूदा साइंस है उसके आधार पर समीक्षा की है कि ये जो 400-500 साल में अमरता की खोज हो रही है, वो चूँकि उनका ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है और उन्हें नोबेल भी राइवो जॉम्स पे वगैरह जो लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री सब पे है, तो उन्होंने किया है कि यस, उनका मतलब कंक्लूजन है कि अभी के साइंस के अनुसार ये संभव नहीं है, आप मरिएगा। तो आप मरिएगा, और ये एजिंग वगैरह ये वो, सो बॉडी, उन्होंने
वो रासायनिक जो संरचना है शरीर की, वो शरीर क्यों खत्म हो जाता है, इसका बहुत साइंटिफिक एविडेंस वगैरह से जांच की है। और इसमें कई लोग एजिंग पे पैसा जो है अमेज़न के जेफ बेजोस वगैरह लगा रहे हैं, शायद उनको अमरता चाहिए पैसे से। तो और भी कई चीज़ें, तो ये पुस्तक जो है मैं कहूँगा कि ये बहुत पढ़ लेनी चाहिए। जीवित रहते ही पढ़ लीजिए क्योंकि उसके बाद मरना तो सत्य है ही है। आनंद का सुझाया हुआ जो रिकमेंडेशन है वो पढ़ते समय लोग, जो मैंने इस रिकमेंडेशन सुझाया है वो ये भी जानते कि अगर आप नहीं भी मरेंगे तो भी दुनिया खत्म होने से आती है। उसका बचना मतलब एस्केप रूट तो ही नहीं है, ये इतना ब्रॉडर वो है। मतलब अब चूंकि हादसे का माहौल है तो उसका नाम गिरफ्तार था, जब छत पे लगा के वीडियो हम लोग देखा करते थे। रात भर में 3 फिल्म, अमिताभ बच्चन, कमल हसन वगैरह। तो उसमें कहता है करण से बचोगे तो हुसैन से पिटोगे। करण हुसैन नहीं, और मुझे लगता है ये तो खैर एक्सीडेंट मर्डर से मर जाइए, मुझे लगता है जब आदमी 600 साल जीने लगेगा तो उसके परिवार वाले मार देंगे उसे ना, बिल्कुल मार देंगे। टेंशन में कि बुढ़ा बहुत परेशान कर रहा है। क्योंकि तब लाभ बहुत होगा ना, तब मर्डर एक बड़ी चीज होगी। अब अभी तो है कि अच्छा ये मर्डर से नहीं मरा तो 10 साल बाद ऐसे भी मरता है। अभी तो 60 साल की उम्र में प्रॉपर्टी के लिए लोग मार देते हैं कि ये कब मरेगा बुढ़ा। तो अभी तो 600 साल वाले को तो क्या ही टॉलरेट करेंगे। 600 साल जी रहा है उसे मारने से बहुत लाभ होगा। खैर तो ये आनंद ने बड़ी जबरदस्त जो सुझाव दिए, इस सुझाव को सुझाव के तौर पर ही लीजिएगा, बस ये रिकमेंडेशन इसमें ज्यादा जोर नहीं। जिंदगी जीने के लिए तो मरना ये टेंशन में, जैसे ये कह रहे थे कि 80% लोग इसी ख्वाब में जीते रहते हैं। झुठलाने से आप भागते हो ना, लेकिन झुठलाना ही सबसे बड़ा सत्य है। जिंदगी को मतलब पहले दिन से ये टेंशन लेके क्या फायदा कि मरना एक दिन, जब आएगा तब देखा जाएगा। जिंदगी मेरा और रिकमेंडेशन, एक और रिकमेंडेशन था जीवन और मृत्यु से। मैंने एक नहीं जीवन मृत्यु नहीं है, इस मतलब कि कुछ जीवन की भी बात कर लेते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन में बहुत समय लगा दिया मैंने। दूसरा है मेरा कि पिछले आपने नया एकदम थॉट प्रोवोक कर दिया, वहाँ पे नए रास्ते खुलते चले गए। जैसे करीब 10-15 दिन पहले भारत के एक बहुत मौलिक विचारक सुधीर कक्कर, जो साइको एनालिसिस के भारत में जनक माने जाते हैं, मतलब वो सिर्फ फ्यूडियन नहीं, वो उन्होंने बहुत मौलिक काम किया भारत में। सुधीर कक्कर एक समय युवा पीढ़ी वगैरह भी काफ़ी जानती थी, आजकल नहीं जानती है। तो उनकी 2 किताबें हैं, जो एक इंटीमेट रिलेशंस और दूसरी इनर वर्ल्ड। वो भारतीय मनोविज्ञान पर काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क माना जाता है। और एक हिंदू के संडे मैगजीन में डेविड दविदर, जो LF पब्लिशिंग के हैं, पहले पेंगुइन रैंडम हाउस में जो चीफ एडिटर थे, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है इस पर, सुधीर कक्कर पे, व्यक्तिगत संस्मरण। ये दोनों मेरा रिकमेंडेशन हो। आई थिंक शिव विश्वनाथन ने भी अभी कुछ एक बड़ा ऐसे लिखा है उन पर। शिव विश्वनाथन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? मेरी रिकमेंडेशन एक के साथ भी इस कॉन्टेक्स्ट है, एक पे एक फ्री। नहीं, तो पहला तो ये है कि जो पिछले हफ्ते का जो लेटर था इस बार पढ़ा गया, तो अरावली की लूट, हमारा जो NL सेना प्रोजेक्ट था उसमें 4-5 रिपोर्ट आयुष और बसंत ने की थी, तो उसको अवार्ड भी मिला है। बाय द वे, रामनाथ गोयन का अवार्ड इस साल मिला है इस साल। तो आप उसे पढ़िए, उन रिपोर्ट्स को, वही आपको बहुत कुछ बताएगा। तो वो क्लाइमेट वाली रिकमेंडेशन थी। पर दूसरा रिकमेंडेशन कल एक मेरे साथ भी घटना हुई, उससे जुड़ गया, मुझे याद आ गया, मैंने पहले भी दिया है चर्चा में। तो एक मेरे नए मित्र बने थे लेके, और वो उनसे अच्छी साँठगांठ होने लगी। तो कल उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी कहीं सोर्स लगा दूं। तो वो मित्रता फॉर ऑल इंटेंसिव पर्पस समाप्त हो गई, क्योंकि मैंने जब उन्हें मना किया तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तुमने यानी तुम आदमी पहचानना ही नहीं सीखे। अगर यही करना होता तो फिर बात क्या आती। तो मेरा रिकमेंडेशन है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है। वो मैंने पहले भी शायद 1-2 बार करी है कि आपको इन चीज़ों को पकड़े रहना चाहिए। उसकी वजह से बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, पर वो कोई बात नहीं, वो आते जाते रहते। जैसे आनंद ने कहा, मृत्यु एक चरम सत्य है, वो थोड़ी पहले हो जाए कोई बात नहीं। सुमित, आप क्या रिकमेंड करेंगे? एक जब मृत्यु की बात हो रही है तो शायद नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे एपिसोड पर गया है, काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा है, इसको बोलना बहुत जरूरी है। नहीं, आई थिंक मुझे हो सकता है पहले रिकमेंड की गई होगी, लेकिन अतुल गावंडे की बीइंग मॉर्टल है, और उसमें जो एजिंग होती है प्रोसेस, उसको कैसे टैकल किया जाए, और आपके जो परिवार में भी जो एज्ड हो रहे हैं लोग, जो आपके माता पिता होंगे या कोई होंगे, तो वो किस तरीके से उसको डील किया जाए, काफ़ी अच्छी और रीडेबल किताब है।
उसको तो रिकमेंड कर ही सकता हूँ मैं। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि झुठलाने से वो, आप उसे एक्सेप्ट करें, उससे डरे नहीं कि वो अटल सत्य है, पर जीवन जियो मजे से और ज्यादा जियो, एक ही बार का है, ये पुनर्जन्म का सफर बेकार है। हाँ ठीक बात। दूसरा एक पॉलिटिक्स पे, मतलब मैंने थोड़े टाइम पहले उसको अच्छे से रिव्यू भी किया है। एक है शेयर होल्डर सिटीज़ नाम की किताब है, और ये महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर है, और वो किस तरीके से एक मराठा कम्युनिटी अपने आप का जो वर्चस्व है कायम करने में सफल रही है 1960 के बाद से। और सिटीज़ का मतलब ये जो अभी नया अर्बनाइजेशन हुआ है, जो क्वाड्रेंगल, गोल्डन क्वाड्रेंगल जिसको कहते हैं, उसके आसपास की जो ज़मीनों के रेट बढ़े हैं, और वहाँ रियल एस्टेट जो उभर के आया है, जो आपको गुड़गांव में भी दिखता है। तो किस तरीके से पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी वो जो ओनर है उसको कंट्रोल करके अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। तो उस पर ये बहुत अच्छी और डिटेल्ड किताब है, शेयर होल्डर सिटीज़ है नाम है, साई बालाकृष्णन ऑथर है इसके। तो मुझे काफ़ी पसंद आई, एक समझने में कि पॉलिटिक्स भी समझने में कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कि क्या हो रहा है एक रीजन में पर्टिकुलर। दिलचस्प है, बढ़िया है। जो अतुल जी की किताब आपने रिकमेंड की, जो सर्जन है वही, बिल्कुल बिल्कुल वही है। हाँ हाँ मैं आप फिर भी से महाराष्ट्र से हैं? हाँ, नाम से तो आपको जी, अंदाजा लगता लेकिन है। वो अमेरिकन है। नहीं उस मैं तरीके वो से। इसी तरह मैं पूछा। मैं फिर भी कहूंगा कि मतलब ये बहुत पैसिव और उस होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी का मजा लेने की जरूरत है, मजा मृत्यु बिल्कुल पर- लेना चाहिए। हाँ मतलब ये टेंशन लेके कि जो शार्दुल ने कहा कि झुठलाते हैं, बिल्कुल ये तो आदमी का नेचर है, कुछ सत्य को देखना नहीं चाहता, झुठलाते हुए जीवन का मजा लेते चलिए। नहीं, चिंता मत करो, चिंता तो चिता से बढ़कर है, वो रोज मारेगी। रिकमेंडेशन मेरा है न्यूज़ लॉन्ड्री पर इस समय पूरी इलेक्शन की सीरीज चल रही है। खासकर मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जो हमसे एसोसिएट होकर इस समय बहुत सारा काम कर रहे हैं इलेक्शन की कवरेज। उनके रिपोर्ट्स हैं, एक ईस्ट मोजो के एडिटर हैं कर्मा पालजोर, वहाँ से कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से। इसके अलावा श्रीनिवासन जैन कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, और तीसरे हृदय जोशी देश के अलग अलग ट्राइबल बेल्ट में ट्रैवल करके। तो इन तीनों लोगों की जो इलेक्शन कवरेज है बहुत स्पेसिफिक अलग अलग चीज़ों को कवर कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल वो है। तो ये 3 चीज़ें आप देखें इलेक्शन की हमारी कवरेज, जो न्यूज़ लॉन्ड्री के इतर जो लोग हमसे जुड़े हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं उनकी कवरेज को। इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। सुमित, शार्दुल, हृदय, आनंद, इस चर्चा में आप सब लोगों को जुड़ने के लिए एडवांस में आनंद ने धन्यवाद दे दिया है। फिर Thank भी you. मैं कहूँगा आप हाँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मौका मिले ना मिले। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।